हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सिर्फ 30 सेकंड लेना चाहता हूं। मैं दिन भर आपके लिए नए नए ड्रामा ढूंढता हूं, उन्हें एडिट करता हूं और पूरी मेहनत से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको बेस्ट कंटेंट मिल सके। और सच कहूं तो आप लोगों का प्यार मुझे हर दिन मोटिवेट करता है। हमारे वीडियोस पर अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं और चैनल का वॉच टाइम भी पूरा हो चुका है। अब बस आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं और चैनल मोनेटाइज हो सके। इससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए रोज नए कोरियन, चाइनीज और अमेजिंग ड्रामास लेकर आता रहूंगा। तो अगर आप मेरे सपोर्ट में हैं, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज कोरियन सीरीज की जो कि एक थ्रिलर, रोमांस और सुपर नेचुरल ड्रामा है। गाइस, सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एम्बुलेंस में, जहां पे एक पेशेंट को लाया जाता है जिसे देखकर डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हालत बहुत खराब है, जैसे उसके शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी हो। डॉक्टर आपस में बातें करते हैं कि आखिर इतने सारे लोग अचानक क्यों मर रहे हैं, क्या कोई खतरनाक वायरस फैल गया है। उधर पुलिस भी इसी केस की जांच कर रही होती है। उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि जितने भी आदमी मरे हैं, उनकी मौत एक खूबसूरत लड़की के मिलने के बाद ही हुई है। और इन सब लड़कियों में एक कॉमन बात थी कि यह सब दिखने में बहुत सुंदर थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यह आदमी कार में एक लड़की के साथ होता है और अचानक वही लड़की उसे गला दबा के मार देती है। अब वह कार से बाहर निकलती है और जैसे ही वो बाहर आती है, उसके शरीर से एक आत्मा बाहर आ जाती है। लड़की भी खुद कंफ्यूज होती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। तभी यह भूत कोरिया की सड़कों पर भटकती रहती है। उसे ना कोई देख सकता है और ना ही कोई उसकी आवाज सुन सकता है। धीरे धीरे उसे याद आता है कि वह एक वर्जिन थी और इसी पछतावे की वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। उसे ये याद नहीं है कि आखिर उसका नाम क्या है। वो सोचती है कि ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा है। अब भूत पार्क में बेंच पर बैठी होती है। तभी बेंच के दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा बेबी चेयर में बैठा होता है। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। भूत भी उसे देखकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि तुम कितने क्यूट हो, क्या तुम मुझे देख सकते हो। दूसरे साइड पार्क में बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी बच्चे की गलती से बॉल तेजी से बेबी चेयर की तरफ बढ़ती है, लेकिन भूत हाथ बढ़ा के बच्चे को चोट लगने से बचा लेती है। अब सीन चेंज होता है। हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां सभी शेफ आपस में बातचीत और लड़ाई झगड़े में बिजी थे। तभी सभी को कुछ जले की स्मेल आती है और वो सब वहां पे जाते हैं। गैस पर सॉस जल रही होती है और लेडी शेफ वहां पर सो रही होती है। सभी लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं। तभी रेस्टोरेंट का हेड शेफ आकर उन्हें शांत करता है और शेफ मिंसू को डांटता है कि उसने उस शेफ को सॉस वाला काम क्यों सौंपा। हम देखते हैं कि बोंगसंग सॉस के कंटेनर के पास बैठी हुई सो रही होती है। नींद भगाने के लिए वो अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स भी डालती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके सामने से कुछ गुजर गया। वह प्रेयर करना शुरू करती है और तभी उसकी दादी का कॉल आता है। बातचीत से पता चलता है कि बोंगसंग को आत्माएं दिखती हैं, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहती है। उसकी दादी भी एक शमन है और वो उसे इन सब से बचने के तरीके समझा रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शेफ सनवू को। वहां उसके साथ उसकी बहन युन्नी भी बैठी होती है। वो व्हीलचेयर पर होती है और उससे कहती है कि जब वो दो लेडीज के साथ होता है तो उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है, एक बोंगसंग और दूसरी उसकी माँ। तभी सनवो की माँ एंटर करती है। सनवो अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि बचपन में उन्होंने कभी उसका ख्याल नहीं रखा। वो अकेले ही बड़ा हुआ। उसकी माँ उसे एक लकी चार्म कार्ड रखने के लिए जोर देती है और कहती है कि उसके पीछे बहुत सारी आत्माएं पड़ी है। ये उसे कहीं से पता चला है, लेकिन सनवू इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। फिर सीन भूतनी पर फोकस करता है। अब वह एक फ्यूनल वाली जगह पर होती है और हम देखते हैं कि उसकी तरह के कई और भी आत्माएं वहां पर है। वहीं किसी बात पर उनकी लड़ाई हो जाती है और तभी वहां पे एंट्री होती है एक शमन की। उसे देखते ही सारी आत्माएं भाग जाती है, लेकिन वो वहीं पे रह जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि शमन आ गई, वह भी भागने लगती है और शमन उसका पीछा करती रहती है। आखिरकार भूत किसी लड़की की बॉडी को पजेस करके उसके अंदर छुप जाती है। शमन हर बॉडी को वार्निंग देती रहती है कि बाहर आ जाओ। आसपास के लोग शमन को पागल समझने लगते हैं। तभी वहां पे सनवो की एंट्री होती है, जो उसी प्रोसेस बॉडी के पास से गुजरता है। जैसे ही वो निकलता है, भूत उस बॉडी से बाहर निकल जाती है और दोबारा एंटर नहीं कर पाती। इससे समझ आता है कि सनवू के पास पॉजिटिव एनर्जी है। तब शमन भूत को पकड़ के चली जाती है। सनवू वहां पे अपनी एक्स फ्रेंड से मिलने आया होता है, जो एक न्यूज रिपोर्टर होती है। वो उसे एक शेफ शो का ऑफर देती है, लेकिन सनवो उसे रिजेक्ट कर देता है। हमें यह भी दिखाया जाता है कि सनवो के पास उसकी माँ का दिया हुआ लकी चार्म है। शायद उसी की वजह से वो पॉजिटिव एनर्जी उसके पास थी। अब सीन फोकस होता है शमन और भूत पर, और शमन भूत से कहती है कि वह आजादी से घूम रही है, इसलिए बाकी आत्माओं को वो पकड़ नहीं पा रही है।
जब तक वो ये काम पूरा नहीं कर लेगी उसे शांति नहीं मिलेगी और वो भूत के गले में घंटी बांध देती है जो सिर्फ शमन को सुनाई देती है। भूत कहती है कि जब तक उसकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। शमन बताती है कि ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जो उसकी फ्रीक्वेंसी को सह सके। इसके बाद सीन वापस रेस्टोरेंट में आता है, जहां सभी आगे की स्ट्रेटजी बनाते हैं कि ज्यादा ऑर्डर किए गए सी फूड को ऑफर्स के साथ जल्दी कैसे खत्म किया जाए। इस ऑफर से रेस्टोरेंट को काफी प्रॉफिट होता है और सभी लोग काम में बहुत बिजी हो जाते हैं। पूरे दिन काम के बाद डे ऑफ होता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। यहीं पर सीन बोंगसंग पर फोकस करता है जो अपने घर की तरफ जा रही होती है और कमरे में जाते ही वो कैंडल जलाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बोंगसंग दरअसल फेमस ब्लॉगर भी है जो बहुत एक्साइटमेंट के साथ ब्लॉगिंग करती है। अगले दिन फिर से रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां बोंगसंग काम पर आती है। वहां एक औरत कैमरे के साथ फूड ब्लॉगिंग कर रही होती है। वह जानबूझकर बोंगसंग से नूडल्स दोबारा गर्म करने को कहती है, जबकि उसे पता होता है कि वह नूडल्स खराब हो जाएंगे। उसी रेस्टोरेंट में उस औरत का बच्चा भी होता है। वो बहुत शरारत कर रहा होता है और वो बच्चा बोंगसंग से टकरा जाता है जिससे उसके हाथ में जलने के निशान पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी बोंगसंग ही सॉरी बोल देती है। इसके बावजूद भी वो औरत उस पर चिल्लाती है। तभी शेफ सनवू आकर वहां पे सब कुछ कंट्रोल करता है। बाद में वो बोंगसंग को समझाता है कि उसे हर बात पर सॉरी बोलने की आदत बदलनी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि ये जॉब उसके लिए सही है या नहीं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। ये बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और घर पहुंचकर वो फिर से लाइट चलाती है। तभी अपार्टमेंट का ओनर आता है और उसे जल्दी से रूम खाली करने के लिए कहता है क्योंकि रूम में वेंटिलेशन ठीक नहीं था। बोंगसंग उदास हो जाती है और अपनी ब्लॉगिंग स्क्रैप बुक देखने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसे सनवू पर क्रश है। अब सीन सनवू पर शिफ्ट होता है जो अपनी व्हीलचेयर पर बैठी बहन को संभाल रहा होता है। तभी वहां पे 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं, जिनमें से एक युन्नी का पति होता है। सनवू अपनी बहन को उसके पति के पास छोड़कर अपने दोस्त के रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी में चला जाता है। एक अमीर लड़की जब उससे पूछती है कि क्या वो उसके बर्थडे पर आकर कुक करेगा, तो सनवू थोड़ा सा रड़ होकर उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है और वहां से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कितना डाउन टू अर्थ है क्योंकि वो खुद रेस्टोरेंट के लिए सी फूड की शॉपिंग करता है और सारा सामान लेकर वो रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां उसे पहले से बोंगसंग मौजूद मिलती है। वो अपने हाथ में एक गुड बाय लेटर लेकर आई होती है जिसे वो सनवू से छुपकर वहीं पर छोड़ देती है और चली जाती है। सनवू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलता और वो सोने चला जाता है। अगले दिन उसे कॉल आता है, बोंगसंग ने नौकरी छोड़ दी। ये सुनकर वो काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ बाकी शेफ कहते हैं कि बोंगसंग उनके जरूरी लॉकर की चाबी साथ ले गई है जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। अब हमें बोंगसंग दिखाई जाती है जो बजट वाला घर ढूंढते ढूंढते थक चुकी होती है। वो बाहर बस स्टॉप पर आकर थक के बैठ जाती है। अब सीन फिर से हमारी भूतनी की तरफ जाता है। शमन के घर एक डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर आता है। इसी मौके का फायदा उठाकर भूत वहां से भाग जाती है। एक बार फिर से क्रेजी चेस शुरू होती है, लेकिन इस बार भूत को बोंगसंग की बॉडी मिल जाती है जिसमें वो आसानी से घुस जाती है और शमन से बच जाती है। बस स्टॉप पर सनवू इस पोजेस्ड बोंगसंग को अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर आता है। वहां सभी लोग बोंगसंग के बदले हुए बिहेवियर को देख के हैरान होते हैं। यहां तक कि बोंगसंग सनवू को भी चोट पहुंचा देती है, जिससे सभी को लगता है कि बोंगसंग को कोई मेंटली प्रॉब्लम हो गई है। थोड़ी ही देर में बोंगसंग बेहोश हो जाती है और सभी लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं बोंगसंग अब नहीं रही। लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। असल में बोंगसंग के अंदर मौजूद भूत इतने सारे मेल्स को एक साथ देखकर अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाई थी। इसके बाद सभी लोग बोंगसंग से दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझते हैं। दूसरी तरफ युन्नी अपने भाई से कहती है कि वो बोंगसंग को नौकरी छोड़ने से रोके क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बोंगसंग को मजबूरी में क्विट करना पड़ा है। ये सब फैसला खुद से वो नहीं लेना चाहती थी। जब सनवू बोंगसंग को रुकने के लिए कहता है तो हैरानी की बात यह होती है कि बोंगसंग तुरंत मान जाती है। एक नए दिन की शुरुआत होती है जहां सभी लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं, लेकिन पोजेस्ड बोंगसंग कंफ्यूज रहती है कि क्या करना है और क्या नहीं। तभी सनवू बोंगसंग को कुछ ना करते देख डिशेस वॉश करने को बोलता है। ये बात हमारी भूतनी को काफी रोड लगती है क्योंकि उसे बोंगसंग के रियल नेचर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इस वजह से सभी लोगों को माहौल काफी अजीब लगने लगता है। तभी बोंगसंग और सनवू की नोकझोंक फिर से हो जाती है। तभी सनवू को एक कॉल आती है और हमें पता चलता है कि उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। वजह यह होती है कि एक ब्लॉगर जिससे हाल ही में सनवू की बहस हुई थी, उसने सनवू पर असॉल्ट का केस फाइल कर दिया है। सनवू की पॉपुलरिटी को देखते हुए सभी लोग उससे केस सेटल करने को कहते हैं। यहां तक कि युन्नी का पति जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है वह भी यही सलाह देता है। लेकिन सनवू हार मानने वालों में से नहीं होता। उसे पता होता है कि उसकी कोई गलती नहीं है और वह केस लड़ने के लिए तैयार रहता है। सीन वापस रेस्टोरेंट पर फोकस करता है, जहां पर सभी शेफ बोंगसंग के बदले हुए नेचर को लेकर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी बातें करने लगते हैं। असली वजह तो सिर्फ हमें ही पता है।
अब यून्नी अपने भाई को लेकर काफी परेशान होती है, इसलिए कि उसकी बदनामी ना हो। इस वजह से वो बिना शेफ्स को बताए सभी को छुट्टी दे देती है। हालांकि हमें यह दिखाया जाता है कि सबको इस बारे में पता चल ही जाता है। सभी शेफ शावर ले रहे होते हैं, तभी बोंगसंग वहां पहुंच जाती है और सभी को न्यूड देख लेती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं, क्योंकि आज तक बोंगसंग ने कभी ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाया था। उन्हीं में से एक शेफ कॉर्डन को बोंगसंग अपने साथ ड्रिंक के लिए मना लेती है। वो कॉर्डन को सेड्यूस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। इसके बाद उसे एहसास होता है कि बोंगसंग की बॉडी काफी फ्लैट और अनअट्रैक्टिव है, पर शायद यही वजह है कि पहली बार वह किसी को सेड्यूस नहीं कर पाई। किसी तरह भूत पोजेस्ड बोंगसंग को उसके घर तक ले जाती है। वहीं उसे यह भी एहसास होता है कि बोंगसंग की बॉडी स्पिरिट के लिए किसी मैग्नेट की तरह है। बहुत सारी दिक्कतों के बावजूद भूत अब बोंगसंग की बॉडी में फंस चुकी होती है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर गई थी। हमें एक बूढ़े आदमी का एक अनफेमस रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहां अक्सर यूनी और उसका पुलिस ऑफिसर दोस्त आया करते थे, क्योंकि उन्हें उस बूढ़े आदमी के लिए हमदर्दी थी। दूसरी तरफ सनवो की पॉपुलरिटी पर काफी असर पड़ चुका होता है। उसके रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों की संख्या भी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी सनवो केस सेटल करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी उसे पुलिस स्टेशन से एक और कॉल आती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी मां ने उस ब्लॉगर को पैसे देकर पहले ही केस सेटल कर दिया है। यह सुनते ही वो तुरंत अपनी मां के पास जाता है और कहता है कि उसे उसके मामलों से दूर रहना चाहिए। यहां पर सीन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि बचपन में सनवू को अपनी मां का पूरा ध्यान और केयर नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त उसकी मां खुद काफी यंग थी। अब भले ही केस सेटल हो गया हो, लेकिन सनवो की पॉपुलरिटी पर इसका गहरा असर पड़ा होता है। इसी वजह से वो अपने एक दोस्त की सलाह मान लेता है और एक टीवी शो करने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक शेफ शो होता है, जहां शेफ को ऑडियंस के रैंडम चैलेंज के हिसाब से कुकिंग करनी होती है। सनवू अपने रेस्टोरेंट से मिन्सू को असिस्टेंट शेफ के तौर पर सेलेक्ट करता है। सनवू काफी एक्साइटेड होता है ताकि वह इस शो के जरिए अपने हेटर्स को अच्छा जवाब दे सके। लेकिन एंड वक्त पर मिन्सू को याद आता है कि वह सनवू का पर्सनल नाइफ लाना भूल गया है। इसी वजह से वह बोंगसंग को कॉल करके नाइफ लाने को कहता है। यहां हमें दिखाया जाता है कि मिन्सू को दोबारा एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि उसे अपने शो का नाम तक याद नहीं होता। दूसरी तरफ बोंगसंग नाइफ लेकर सनवू के पास पहुंच जाती है। शो शुरू होने ही वाला था, इसलिए इमरजेंसी में बोंगसंग को ही शेफ का असिस्टेंट बनकर कास्ट कर लिया जाता है। शो शुरू होता है और चैलेंज आता है स्टमक फ्रेंडली मील तैयार करने का। सनवू का कॉम्पिटिटर शेफ बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, जिसे देखकर सनवू टेंशन में आ जाता है। इसी वजह से उसके चावल जल जाते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर बोंगसंग उसमें नूडल्स मिलाकर एक ट्रेडिशनल डिश तैयार कर देती है और टाइम रहते दोनों मिलकर डिश पूरी कर लेते हैं। शो के एंड में विनर भी सनवू को ही डिक्लेयर किया जाता है। बोंगसंग के काम से खुश होकर सनवू उसे दोबारा किचन में एंट्री देने के लिए तैयार हो जाता है और आने वाले सभी एपिसोड के लिए भी बोंगसंग को कास्ट करना पक्का हो जाता है। इसके बाद सीन बोंगसंग पर फोकस करता है, जो रास्ते पर जा रही होती है। तभी वह एक नशे में धुत इंसान को बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ देखती है। वो उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है और थोड़ी देर में हमें यह समझ आ जाता है कि ड्रंक लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी का बेटा है, जिसका एक अनफेमस रेस्टोरेंट है। बोंगसंग को उस बूढ़े आदमी के आने तक रुकने के लिए कहा जाता है और वो वहीं रुक जाती है। जैसे ही ये भूत उस बूढ़े आदमी और उस लड़के को देखती है, उसे अपनी पुरानी यादें वापस आने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो उसी बूढ़े आदमी की बेटी थी और ये लड़का उसका भाई है। ये सब बातें याद आते ही वह भूत बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बूढ़ा आदमी अपना थैंक यू दिखाने के लिए बोंगसंग को अपने अनफेमस रेस्टोरेंट पर डिनर सर्व करता है। बोंगसंग के अंदर मौजूद भूत काफी इमोशनल मूड में होती है, इसलिए वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। अचानक वो किचन के अंदर चली जाती है और देखती है कि उसके पास ग्रोसरी, मीट वगैरह की काफी कमी है। उसे याद आता है कि एक समय पर इस रेस्टोरेंट में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। फिर वह भूत बोंगसंग को अपने पुराने कमरे में भी ले जाती है और देखती है कि उसकी फैमिली ने अब तक उसका कमरा बिल्कुल वैसा ही संभाल के रखा है जैसा वो था। तभी सुने, जो कि उस भूत का नाम है, उसका भाई वहां पे आ जाता है और हम ऑडियंस देख पाते हैं कि सुने के भाई को बोंगसंग का वहां पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके बाद बोंगसंग वहां से चली जाती है। अगले कुछ दिनों में हम देखते हैं बोंगसंग अपने रेस्टोरेंट से चीजें चुराकर उसी बूढ़े आदमी को लाकर देने लगती है। पर ऐसा करते करते 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन सनवू और बाकी शेफ्स को पता चल जाता है कि उनके रेस्टोरेंट से सामान चोरी हो रहा है। इसी वजह से सनवू सबको लाइन में खड़ा करके पूछता है। हम देख पाते हैं कि बोंगसंग ये बात मानने ही वाली होती है, लेकिन सनवू का सारा शक मिन्सू पर चला जाता है, क्योंकि मिन्सू ये मान लेता है कि उसने चोरी किए गए आइटम्स में से एक आइटम चुराया है। सनवू उसी बात से पूरा दोष उसी पर डाल देता है, उस पर बहुत चिल्लाता है और उसी वजह से मिन्सू नौकरी छोड़कर चला जाता है।
बोंगसंग सनवू को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता और डर की वजह से बोंगसंग भी अपनी गलती मान नहीं पाती। अब सीन बोंगसंग पर फोकस हो जाता है। वो काफी गिल्टी में होती है। रास्ते में उसकी मुलाकात ऑफिसर चोई से होती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक समय पर सुने को ऑफिसर चोई पर वन साइडेड क्रश था, जो कि प्रेजेंट में यूनी का पति है, लेकिन उसने कभी उसे अप्रोच नहीं किया। बोंगसंग उन्हें देखकर ब्लश करने लगती है। ऑफिसर चोई भी बोंगसंग के बदले हुए बिहेवियर को देख के हैरान हो जाता है। अब सीन सनवू पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में मिन्सू की गैरमौजूदगी की वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसी कारण सनवू नया सूस शेफ ढूंढने के लिए अपने दोस्त को कॉल करता है। साफ दिखता है कि सनवू काफी परेशान हो चुका है। तभी वहां पे वह बूढ़े आदमी का बेटा आ जाता है और ये सारी चीजें वापस करता है जो बोंगसंग उन्हें देकर गई थी। वो कहता है कि अपने स्टाफ को समझा दो कि उसके पिता इतने अमीर नहीं है कि कोई उन्हें फंसाए और ना ही वो इतनी बेचारी हालत में है। पहले तो सनू को समझ नहीं आता, लेकिन जब वो ये सारी बातें बोंगसंग से सुनता है तब उसे पूरी सच्चाई समझ आती है कि असली कल्पिट मिन्सू नहीं बल्कि बोंगसंग है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सनवू बोंगसंग को बचाने के लिए उसकी इस गलती को सीक्रेट रखने के लिए कहता है। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि सनवू का मिन्सू पर गुस्सा अब शांत हो चुका है और वो एक कार वॉशिंग सेंटर से मिन्सू को वापस लेकर आता है। अब हम देखते हैं कि मिन्सू वापस आ चुका है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, इसलिए सनवू पूरे स्टाफ को चिकन ट्रीट देता है। सनवू सबके साथ बाहर जाने के लिए तैयार ही होता है कि तभी वहां पर उसकी मां आ जाती है, उसी हिटलर शमन को साथ लेकर के। उसे देखकर बोंगसंग डर जाती है, क्योंकि सुने कि वहां से भागने से पहले शमन ने उसके गले में एक स्पिरिचुअल बेल बांध दी थी। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बोंगसंग भी सबके साथ चली जाती है। एक अच्छे से रेस्टोरेंट में सभी लोग जमकर पीते हैं और काफी नशे में आ जाते हैं। हालात यह हो जाते हैं कि कोई भी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। उसी दौरान पोसेस बोंगसंग नशे की हालत में सनवू के पास आती है और उसे सेट यूज करने लगती है। तभी अचानक से सनवू के वन साइडेड क्रश सुयंग का कॉल आता है और वो वहां से चला जाता है। सुयंग के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ होता है, जिसकी वजह से घबराकर वो सनवू को कॉल करती है। जब दोनों की छोटी सी मुलाकात खत्म होती है तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे कॉलेज के दिनों से ही सनवू को सगंग पसंद आने लगी थी। लेकिन एक दिन उसका एक ही दोस्त सुयंग के साथ डेट पर उसी के रेस्टोरेंट में आ जाता है और इसी तरह सनवू का दिल टूट जाता है। अब प्रेजेंट में वह दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा होता, इसलिए सनवू के पास एक चांस जरूर होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए घर की तरफ बढ़ जाता है। सीन फिर से बोंगसंग पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि टाइम पर किराया ना दे पाने की वजह से उसे घर से निकाल दिया जाता है। बोंगसंग, जो उस वक्त सोने के कंट्रोल में होती है, वो सोचती है कि क्यों ना रात रेस्टोरेंट में ही बिताई जाए। इसीलिए वो सारा सामान लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और बहुत ही धीरे धीरे कदम रखते हुए अंदर आती है, ताकि सनू को कोई भयानक भी ना लगे। हम देखते हैं कि सनवू उसी रेस्टोरेंट में अपने कमरे में मौजूद होता है और उसे नीचे चल रही किसी भी चीज का अंदाजा नहीं होता। लेकिन यही हमारी भूतनी का सामना एक दूसरे भूत से हो जाता है, जिसे सुने एक पोर्ट्राइड मानती है। पोर्ट्राइड बोंगसंग का रेस्टोरेंट में सोने का आइडिया खराब कर देती है। दोनों की हाथापाई में प्लेट्स गिर जाती है, जिससे पोर्ट्राइड तो वहां से चली जाती है, लेकिन सुन वो बोंगसंग को देख लेता है और बेचारी बोंगसंग को अपने रेस्टोरेंट में रुकने की इजाजत भी नहीं देता। अब बोंगसंग डिसाइड करती है कि वो सोना में नाइट स्पेंड करेगी, पर वहां भी हम देखते हैं कि इतने कपल्स को देखकर वो फिर से हॉर्न फील करने लगती है, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभाल लेती है। सोने को वहां पे अपनी घोस्ट फ्रेंड भी मिलती है, जिससे उसकी पहले लड़ाई हुई थी। दोनों के बीच काफी बातें होती हैं। अब सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि बोंगसंग सोना में वापस जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में ऑफिसर चोई मिलते हैं और उसे देखकर सुने ब्लश करने लगती है। वो दोनों साथ बैठकर रेमन भी खाते हैं। बातों ही बातों में चोई बोंगसंग को बताता है कि यूनी को उसका रेमन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बोंगसंग इस बात को पकड़ते हुए रेस्टोरेंट पहुंचकर यूनी को ये सब बातें सुनाती है, पर यूनी सरप्राइज हो जाती है और उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। रेस्टोरेंट का एक और बिजी शेड्यूल चल रहा होता है, पर बोंगसंग अभी भी सुनवू को देखकर चेहरे बना रही होती है, क्योंकि पिछली रात उसने उसे रेस्टोरेंट में रुकने नहीं दिया था। सुनवू इन चीजों को इग्नोर करते हुए यूनी के पास जाता है। वो बेबीज की फोटो देख रही होती है। यहां हम देखते हैं कि सुनवू बोलता है कि उसे बेबीज और एनिमल्स पसंद नहीं है, जबकि यूनी बिल्कुल इसके अपोजिट नेचर की है। तभी सुनवू को उसके क्रश और रिपोर्टर फ्रेंड सुया का कॉल आता है, जो उसे शूट के लिए बुलाती है और साथ में बोंगसंग को भी लाने को बोलती है। ना जाते हुए भी सुनवू बोंगसंग को अपने साथ लेकर के वहां पर जाता है। सीन अब शूटिंग सेट पर फोकस करता है, जहां शूटिंग ओवर हो चुकी होती है। सुयंग और सुनवू बातें कर रहे होते हैं और बोंगसू आराम से बैठी होती है। तभी उन दोनों की बातों को इंटरप्ट करते हुए वहां पे एक आदमी आ जाता है और अपनी बातें करने लगता है। उस नए आदमी को देखकर सुनवू को इनसिक्योर फील होता है,
इसी वजह से वह उसकी कार की अपने पास रख लेता है। लेकिन ऐसा करते हुए बोंगसंग उसे देख लेती है। वो नया आदमी पूरे ऑफिस में अपनी कीज ढूंढता रहता है, पर उसे वह नहीं मिलती। दूसरी तरफ सुनवू और बोंगसंग लंच करने का डिसाइड करते हैं। सोयंग को कुछ काम होता है तो वह उन्हें रेस्टोरेंट जाकर वेट करने के लिए बोलती है। अब सीन रेस्टोरेंट में बोंगसंग और सुनवू पर फोकस करता है, जहां पर बोंगसंग सुनवू को ब्लैकमेल करती है कि अगर वह उसे अपने रेस्टोरेंट में कुछ दिन नाइट स्टे करने नहीं देगा तो वो सोयंग को सब कुछ बता देगी कि किस किसके पास है। तो बेचारे सुनवू के पास अब कोई चारा नहीं होता तो वह उसकी बात मान लेता है और इस तरह बोंगसंग को रेस्टोरेंट में नाइट स्टे करने की परमिशन मिल जाती है। अब क्योंकि सुनू वहां पर अकेला नहीं होता इसलिए वो पूरी डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि आखिरकार बोंगसंग एक लड़की थी और वो सोसाइटी के लिए क्वेश्चनेबल नहीं बनना चाहता था। अक्सर शांत रहने वाला रेस्टोरेंट गानों की आवाज से गूंज उठता है। हम देखते हैं कि बोंगसंग फ्राइड राइस कुक कर रही होती है और वो थोड़ा सा अपने हेड शेफ सुनवू को भी देती है। सुनवू को राइस पसंद नहीं होता इसलिए वो पूरा फ्राइड राइस अपने डॉग को दे देता है। सुनवू ऊपर अपने रूम में सो जाता है और बोंगसंग नीचे डाइनिंग सोफे पर। अब हम देखते हैं कि सुने पानी के अंदर होती है और वो पूरी कोशिश करती है ऊपर तक पहुंचने की, पर सारी कोशिशें बेकार हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बस ये एक सपना था, पर दरअसल ये उसकी रियल डेथ स्टोरी है जो उसे सपनों में हॉन कर रही होती है। रात आराम से गुजरने के बाद बोंगसंग डराव अपने सपने के साथ उठ जाती है। सुनवू उसे पहले ही समझा देता है कि नाइट स्टे के बारे में किसी शेफ या बाहर के आदमी को पता नहीं चलना चाहिए और बोंगसंग भी इस बात का ख्याल रखते हुए अपना काम करती रहती है। हम देखते हैं कि सुनवू बेटर फील नहीं कर रहा होता है। साफ दिखता है कि उसे फीवर और कोल्ड हो गया है, तो सभी शेफ्स के सजेशन पर वह रेस्ट लेने के लिए मान जाता है। बाकी शेफ्स बोंगसंग को कुछ सामान लेने बाहर भेजते हैं। तभी वहां पे बोंगसंग को कई रेस्टोरेंट का ओल्ड मैन मिल जाता है। वो उनके पास जाकर ऐसे रिजेक्ट करती है जैसे वो गुस्से में हो, क्योंकि उन्होंने उसका दिया हुआ सारा आइटम वापस कर दिया था। उसे मनाने के लिए ओल्ड मैन उसे अपने रेस्टोरेंट में ले जाकर एक ड्रिंक देता है। वोंगस उनसे प्रॉमिस लेती है कि अब से वो सिर्फ उनके साथ ही सोजू पिया करेगी और इसके बाद वो सामान लेकर चली जाती है। अब सीन रेस्टोरेंट पे फोकस करता है, जहां सारा कामकाज होने के बाद सभी लोग जा चुके होते हैं और बोंगसंग वहां अभी भी नाइट स्टे के लिए रुकी होती है, क्योंकि वह जानती है कि सुंगू की तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए वह उसके लिए बड़े प्यार से पॉलिश बनाती है और उसके रूम तक जाती है। रूम में पहुंचकर वह देखती है कि सुनवू को काफी फीवर है और वह उसे उठाने की कोशिश करती है। सुनवू आधी नींद में होता है तो उसे वहां पे बोंगसंग की जगह सोयंग दिखाई देती है। इसी वजह से वह बोंगसंग को अपने करीब ले आता है और दोनों किस करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सुनू को होश आ जाता है और वह बोंगसंग को वहां से जाने को कहता है। अब रूम के बाहर से बोंगसंग के अंदर का घोस्ट ऑब्जर्व करती है कि उसके किस करने की वजह से सुनू की तबीयत ठीक हो चुकी है। यह देखते ही वो सोना की तरफ भागती है और अपनी घोस्ट फ्रेंड को इस बारे में बताती है। हम समझ पाते हैं कि इसलिए ऐसा हुआ था क्योंकि सुनवू के पास काफी पॉजिटिव एनर्जी थी और सुने को भी एक पॉजिटिव एनर्जी वाली सोल की ही जरूरत है ताकि वो खुद को इविल स्पिरिट बनने से रोक सके। पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान की खोज पूरी होते ही हंग संग अपना पूरा अटेंशन सुनवू को देने लगती है। सुनवू उसे इग्नोर करता है क्योंकि कल रात जो हुआ था उसे वो काफी एब्रेस फील कर रहा था। आखिरकार रात होते ही हम देखते हैं कि बोंगसंग सुनवू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो जाए बस एक बार। ऐसे ही कई दिनों तक वह उससे रिक्वेस्ट करती रहती है, यहां तक कि एक दिन बोंगसंग से बचने के लिए सुनवू को अपनी मां के घर रात बिताने के लिए जाना पड़ता है। अपने बेटे को अचानक आया देखकर उसकी मां थोड़ी चिंता में होती है, तो वह अगले दिन अपनी बेटी यूनी के साथ शमन के पास जाती है, जहां वो लोग यूनी के होने वाले बेबी के बारे में भी डिस्कस करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि शमन यूनी को बताती है कि उसका हस्बैंड अकेले रहने के लिए बना है और कितना अनलकी है, पर एंड में वह बात काट देती है और खाने पर ले आती है। अब सीन वापस रेस्टोरेंट का फोकस करता है। हम देख पाते हैं कि किस करने की वजह से सुनवू का सारा कोड और फ्लू बोंगसंग की बॉडी में चला गया था, पर फिर भी वह काम करती रहती है और रात होते ही फिर से सुनवू और बोंगसंग साथ होते हैं। बोंगसंग उससे एक बार इंटीमेट होने की रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि उसके ऐसा करने के अपने रीजन है और सही टाइम आने पर वह उसे रीजन बताएगी, पर सुनवू उसकी बात नहीं मानता और रूम में चला जाता है। रूम में पहुंचकर वो सोयंग का मैसेज देखता है कि अगर तुम बेटर फील करो तो कॉल करना। फिर हम देखते हैं कि वो कॉल करने से पहले मोबाइल से लीड अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो ऐसा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीचे सोफे पर बोंगसंग की सिचुएशन काफी खराब हो रही होती है और वो अनस्टेबल होकर गिर जाती है। सुनवू को अचानक बोंगसंग की चिंता होने लगती है क्योंकि उसने उसे बताया था कि उसे फीवर है और वह उसे देखने नीचे जाता है और देखता है कि वो फ्लोर पर गिरी हुई है। वो फौरन उसको उठाने की कोशिश करता है। इतनी कोशिशों के बाद भी जब बोंगसंग नहीं उठती तो वो वहां एम्बुलेंस बुला लेता है और बोंगसंग के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में थोड़ी देर बाद बोंगसंग को होश आ जाता है। होश आते ही वो बहुत कंफ्यूज फील करती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि पूरे 2 हफ्तों बाद उसे होश आया है।
यह समझते ही वो पैनिक करने लगती है और हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाती है। दूसरी तरफ सुनो वापस रेस्टोरेंट आ चुका होता है। पैनिक मोड में बोंगसंग एक पार्क में आकर अपनी ग्रैंड माँ को कॉल करती है और अपने इस अनकॉन्शियस इंसिडेंट के बारे में बताती है कि कैसे उसे पूरे 2 हफ्तों के बाद होश आया। कैन माँ ये सुनते ही उसे बताती है कि उसकी बॉडी को किसी ने पजेस किया था और अब उसे और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि पजेस बॉडी में वही स्पिरिट बार बार एंटर करने की कोशिश करती है। हम ये भी नोटिस करते हैं कि बोंगसंग बहुत डर जाती है और रोने लगती है, क्योंकि बोंगसंग को इन 2 हफ्तों में उसके साथ क्या क्या हुआ इसका कोई भी आइडिया नहीं था। इसी वजह से उसका पुराना अपार्टमेंट खाली ना होने पर उसे पूरी रात पार्क में ही बितानी पड़ती है। दूसरी तरफ सुनवू बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि फीवर होने के बावजूद बोंगसंग हॉस्पिटल छोड़ के रेस्टोरेंट वापस नहीं आई होती, लेकिन वो इस केयर वाली फीलिंग को अपने अंदर ही दबा लेता है। यहाँ हम अच्छे से समझ पाते हैं कि बोंगसंग के लिए हमेशा से सुनवू के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। फिर से सुबह हो जाती है। बोंगसंग उठकर सड़कों पर चलने लगती है। तभी उसे रास्ते में ऑफिसर चॉय मिलते हैं, जो उसे पिछली सुबह वाली रेमन ट्रीट याद दिलाते हैं। लेकिन बोंगसंग को ऐसा कुछ भी याद नहीं रहता है और वह इस बात पर ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करती। ऑफिसर चोई भी सरप्राइज हो जाता है। अब कंफ्यूज में बोंगसंग रेस्टोरेंट पहुंचती है। उसके इंट्रोवर्ट वीक और डिप्रेस नेचर की वजह से सभी लोग उसके इस अचानक बदले हुए मूड को देखकर हैरान हो जाते हैं। बोंगसंग के पास खुद के इस अचानक बिहेवियर चेंज का भी कोई रीजन नहीं होता। इतनी मुसीबतें कम नहीं थी कि तभी बोंगसंग को सुने का घोस्ट दिखाई देता है। उसे देखते ही बोंगसंग रेस्टोरेंट में पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगती है, क्योंकि वह दोबारा पजेस नहीं होना चाहती थी। यहां तक कि वह उसे पूरी तरह इग्नोर भी करने लगती है। इन सभी अचानक हुए बिहेवियर्स को इग्नोर करते हुए सुनवू और बाकी शेफ्स अपने काम में बिजी हो जाते हैं। रेस्टोरेंट में कुछ खास फॉरेनर गेस्ट आने वाले होते हैं, तो सभी लोग उनकी खातिरदारी की तैयारियों में लग जाते हैं। गेस्ट आ जाते हैं और सभी लोग तरह तरह के डिशेस तैयार करने में जुट जाते हैं। तभी सुनू देखता है कि गैस खत्म हो गई है और वह बोंगसंग को बैकअप लाने के लिए स्टोर रूम में भेजता है। वो जैसे ही स्टोर रूम में पहुंचती है, घोस्ट भी वहां पर पहुंच जाती है। उसे भगाने के चक्कर में गलती से बोंगसंग से वहां पे आग लग जाती है और जल्दी पूरे रेस्टोरेंट को पता चल जाता है कि स्टोर रूम में आग लग गई है। सभी गेस्ट को बाहर निकाला जाता है और सुनवो और बाकी शेफ्स आग बुझाने में लग जाते हैं। यहां तक कि फायर ब्रिगेड भी बुला ली जाती है। सभी शेफ्स खासकर मिन्सू का सब्र टूट जाता है और वो बोंगसंग पर चिल्लाने लगता है। बोंगसंग फिर से सभी से सॉरी बोलने लगती है। यहां भी सुनवो बोंगसंग का सपोर्ट करता है और उसे और डांट सुनने से बचा लेता है। लेकिन जब बोंगसंग से आग लगने का कोई रीजन नहीं मिल पाता है तो सुनवो उसे साथ लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बोंगसंग के इस अचानक मूड स्विंग को बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम देता है और बताता है कि ऐसे स्विंग्स में एक स्टेट में इंसान बहुत एक्साइटेड हो जाता है, जिसमें सेक्सुअल क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है, और दूसरे स्टेट में वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है। सुनवू बोंगसुन के इस कंडीशन का ब्लेम खुद को देता है, क्योंकि उसी ने पहले उसके एटीट्यूड को लेकर लेक्चर दिया था। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए वो बोंगसंग को अपने रेस्टोरेंट के स्टोर रूम में एक कमरा तैयार करके रहने को देता है, क्योंकि उसके पास फिलहाल कोई फिक्स जगह नहीं होती रहने के लिए। हम ये भी देखते हैं कि सुनवू सनशाइन नाम के ब्लॉग की रेसिपी देखकर बोंगसुन के लिए कैबेज पोरस तैयार करता है। भले ही सुनवू को ये बात पता ना हो कि सनशाइन कौन है, लेकिन हम तो पहले से ही जानते हैं कि सनशाइन और कोई नहीं बल्कि बोंगसंग ही है। कैबेज पोरस चखकर बोंगसंग एक स्वीट सी स्माइल देती है, जिससे हमें पता चलता है कि शायद उसे समझ आ गया है कि ये उसकी खुद की रेसिपी है, और वह अपने ब्लॉग पर आए सुनवू के कमेंट का रिप्लाई भी करती है। अगले दिन सुबह होते ही बोंगसंग के उठने पर सुनवू उसे आज होने वाले शेफ शो के लिए रेडी रहने को बोलता है। शेफ शो का नाम सुनते ही बोंगसंग को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। सर्च करते ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि नेट पर उसे खुद को शेफ सुनवू के साथ कुक करते हुए दिखाया जाता है। बेचारी बोंगसंग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि वह अब इस शो में शेफ का साथ कैसे देगी। शेफ और बोंगसंग शो के लिए निकलते हैं। सुनवू को लगता है कि बोंगसंग अभी भी अपने डिप्रेस स्टेट में है, इसलिए वो शो से पहले उसे बहुत मोटिवेट करता है और शो अब शुरू हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है घोस्ट सुनी की तरफ, जो फिर से फ्रीली वॉक कर रही होती है। चलते चलते वो अपने डैड के रेस्टोरेंट पहुंचती है, जहां वह देखती है कि उसके डैड के पास ठीक से गुजारा करने लायक पैसे नहीं है और उसका भाई कितना गैर जिम्मेदार है। हमें दिखाया जाता है कि मरने से पहले सुने ने अपनी पर्सनल डायरी में कुछ पैसे सेव करके रखे थे। इसी वजह से उसकी घोस्ट अब अपने रूम में जाकर वह पैसे निकालने में लग जाती है। सुने का भाई अपने लिए शूज लेने के लिए बाहर चला जाता है और उसके डैड अकेले किचन में काम कर रहे होते हैं। काम करते करते वह बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त घर में सिर्फ सुने का घोस्ट मौजूद होता है, जो पैसे निकालने में बिजी रहता है। इसलिए इमरजेंसी कॉल करने वाला वहां पर कोई भी नहीं होता और हम देखते हैं कि वहां ऑफिसर चोई आता है, हमेशा की तरह उस अनफेमस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। लेकिन जैसे ही चोई सुनी के डैड को इस स्टेट में देखता है तो वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता और उन्हें ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। यहां तक कि वह अपने साथी ऑफिसर को भी अंदर घुसने नहीं देता।
कुछ और वक्त बीतने के बाद सुनेका घोस्ट पैसे निकालने में सक्सेसफुल हो जाती है और तुरंत अपने डैड को देखने बाहर निकलती है। अपने डैड को इस हालत में देखकर वह डर जाती है और फोन से इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि वह एक घोस्ट होती है तो वह ऐसा नहीं कर पाती। तभी उसे बोंगसंग की बॉडी याद आती है और वह उसे ढूंढने निकल जाती है। अब सीन शो के सेट पर फोकस करता है। बोंगसंग पहले से ही बहुत परेशान होती है और ऊपर से आज का रैंडम चैलेंज आ जाता है, स्विच द शेफ्स, जिसमें शेफ और उसके पार्टनर को टाइम टू टाइम अपनी पोजीशन बदलनी होती है। बजर बजते ही बोंगसंग की बारी आती है। लीड लेते ही बोंगसंग पैनिक में आकर सारा आटा गिरा देती है। तभी सुनेका घोस्ट वहां पे पहुंच जाती है और उसे देखते ही बोंगसंग बीच में शूटिंग से ही भाग जाती है और एक हॉल में चली जाती है। घोस्ट भी उसे फॉलो करते हुए वहां पे पहुंच जाती है और बोंगसंग से खुद को पजेस करने देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि इस बार वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपने डैड की वजह से ऐसी रिक्वेस्ट कर रही होती है। तभी बोंगसंग का ध्यान शूटिंग से आती आवाजों की तरफ चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सुने बॉडी को फिर से पोजेस कर लेती है और तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके अपने डैड को उनके रेस्टोरेंट से हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है। कॉल करने के बाद वो काफी रिलैक्स फील करती है। तभी वहां पर शेफ शो की शूटिंग वाली टीम आ जाती है और बोंगसंग जो अब पजेस होती है उसे वहां से ले जाती है। शो के दौरान हम देखते हैं कि कैसे सुने बोंगसंग से हुई गलती को सुधार लेती है और आखिर में उसे इसके लिए अप्रिसिएशन भी मिलता है। शो खत्म होते ही पोसेस बोंगसंग अपने डैड को देखने हॉस्पिटल पहुंचती है। अब सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सुनी का भाई अपने डैड को इस हालत में देखकर उनके ऊपर सिर्फ पीट पीट के रो रहा होता है। पोंगसंग उसे वहां से हटाकर अपने डैड का ठीक से ध्यान रखने को बोलती है। हमें पता चलता है कि पोंगसंग ये सब एक बहन होने के नाते कह रही है क्योंकि वो पजेस्ड है, लेकिन सुने का भाई उसे अपनी फ्यूचर वाइफ के तौर पर इमेजिन करने लगता है। हॉस्पिटल के सीन से हमें यह भी पता चलता है कि सुने के डैड को सिरोसिस नाम की बीमारी हो गई है और डॉक्टर उन्हें प्रॉपर रेस्ट और मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। तब सीन शो के सेट पर फोकस करता है। हम देखते हैं कि सुयंग सुनवू को बोंगसंग द्वारा की गई गलती के बारे में बता रही होती है और आखिर में सुनवू को अपना असिस्टेंट बदलने की सलाह भी देती है, लेकिन यहाँ सुनवू बोंगसंग का सपोर्ट करता है और उसे बैक करता है। इसके बाद सीन फिर से पोजेस बोंगसंग पर फोकस करता है, जो सड़कों पर चलते हुए अपने डैड की अब थोड़ी बेहतर हालत देखकर राहत महसूस कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में सुनवू बोंगसंग के उसके टेम्परेरी रूम में ना आने की वजह से परेशान लग रहा होता है। आखिर में वो उसे कॉल कर ही लेता है। कॉल कट होते ही बोंगसंग वहां पर आ जाती है और पहले की तरह सुनवू से फ्लर्ट करने लगती है। तभी सुनवू वहां से उठकर बाहर चला जाता है और बोंगसंग से उसके ड्रीम के बारे में बात करता है। उसे अपने शेफ स्किल्स और डेवलप करने को बोलता है और खुद उसे ट्रेन करने का ऑफर देता है, जिसे बोंगसंग मान जाती है। अब ट्रेनिंग शुरू होती है। पहली ट्रेनिंग क्लास पर टेबल चॉपिंग पर बेस्ड होती है। हम देखते हैं कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान बोंगसंग सुनवू के साथ खुद को इमेजिन करके खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाता है और दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह होते ही बाकी वर्किंग शेफ्स इतनी सारी कटी हुई सब्जियां देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। तभी सुनवू आकर सभी शेफ्स को उन सब्जियों को इस्तेमाल में लाने का आर्डर देता है। शेफ सुनवू बोंगसंग को समझाता भी है कि उनके ट्रेनिंग के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना लोग इस बात को गलत तरीके से लेंगे। अब सीन जाता है सुने के डैड के रेस्टोरेंट की तरफ। हम देखते हैं कि वहां पे ऑफिसर चोई कृपी तरीके से अंदर झांक रहा होता है। तभी वहां पर सुने के डैड और भाई वापस आ जाते हैं। ऑफिसर उन्हें देखकर नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है। रेस्टोरेंट से निकलते हुए सुने के डैड ऑफिसर को एक ड्रिंक भी देते हैं, जिसे ऑफिसर गुस्से में बाहर आते हुए फेंक देता है। अब सीन वापस रेस्टोरेंट पर फोकस करता है, जहां सभी शेफ्स अच्छी तरह से सारी कटे हुई सब्जियों को यूज कर लेते हैं। सबको छुट्टी देने के बाद सुनवू बोंगसंग को अपने साथ मार्केट ले जाता है, सी फूड और ग्रोसरीज बेस्ट क्वालिटी की खरीदने की ट्रेनिंग देने के लिए। इस ट्रेनिंग सेशन के बाद दोनों कहीं पर रुक के डिनर करते हैं। डिनर के दौरान ही सुनवू की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से हो जाती है। सुनवू के मिलने के अंदाज से हमें समझ आता है कि वो अपने पास्ट की किसी बात को लेकर थोड़ा उदास है। ऐसा सोचते हुए वह अपने सभी पुराने दोस्तों को अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट कर देता है। फ्लैशबैक में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिससे पता चलता है कि सुनवू बचपन में एक डेडपोक किस्म का लड़का था, जिसे यही पुराने दोस्त पुल्ली किया करते थे। अब सीन अगले दिन पर फोकस करता है। अपने इनवाइट किए हुए सभी दोस्तों के लिए एक बेहतरीन मेन्यू डिसाइड करता है। साथ ही वह अपने शेफ्स को अपने दोस्तों के आगे बहुत ही तमीज से पेश आने को बोलता है। जल्दी ही सुनवू के दोस्त वहां पे पहुंच जाते हैं और सुनवू के सभी शेफ्स उन्हें एक रॉयल किंग की तरह ट्रीट करते हैं। हम देखते हैं कि लगभग सभी आ चुके होते हैं, लेकिन सुनवू को अभी भी किसी एक का इंतजार रहता है। फिर हमें वापस से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक लड़का सुनवू का मजाक उड़ाते हुए उसे लूजर बोलता है। वही दोस्त इस वक्त उस गेट टुगेदर में मिसिंग होता है। देखने से लगता है कि सुनवू आज अपने सारे हिसाब करने के मूड में है। जल्दी ही चोलमिन, जो बचपन में सुनवू को बुली किया करता था, वो पहुंच जाता है।
सुनवू और उसके सभी दोस्तों को देखकर साफ पता चल रहा होता है कि आज कौन कितना लूजर है। इसके ऊपर से सुनवू चोलमिन की बॉडी शेमिंग शुरू कर देता है क्योंकि अब वो काफी मोटा हो गया होता है। चोलमिन बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है और जल्दी ही वहां से निकल जाता है। उसे बाहर तक छोड़ने सुनवू खुद आता है। बाहर दोनों की बातचीत से पता चलता है कि चोलमिन का बिजनेस घाटे में चल रहा है और वह सुनवू से अपनी सारी पुरानी बुली के लिए माफी मांगता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मदद भी चाहता है। अब सीन उसी अनफेमस रेस्टोरेंट की तरफ फोकस करता है जहां पर सोने के भाई को उसकी डायरी में छुपाए हुए पैसे मिल जाते हैं और वो अपने डैड से उन पैसों का इस्तेमाल करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसके डैड इसके लिए राजी नहीं होते और इसी वजह से सुने का भाई गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ यून्नी के घर में उसका हस्बैंड सुनवू और बोंगसंग के रिलेशन के बारे में डिस्कस करता है, लेकिन उसे यूनी से कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाता। हम समझ पाते हैं कि ऑफिसर उन दोनों के रिश्ते को लेकर थोड़ा क्यूरियस है। अब सीन रेस्टोरेंट पर शिफ्ट होता है जहां पर बोंगसंग रात में सुनवू के लिए कुछ डिश बनाकर लाती है और उसे टेस्ट करने को बोलती है। हम देखते हैं कि सुनवू अभी भी अपने पुराने दिन याद करते हुए मायूस सा बैठा होता है। तभी बोंगसंग उसके मुंह में अपनी डिश डाल देती है। सुनवू फिर से नॉर्मल लगने लगता है। बोंगसंग की डिश को जज करता है और अगले दिन किसी अच्छे रेस्टोरेंट में उसे उसी डिश की अलग अलग वैरायटीज खिलाने का वादा करता है। इसके बाद दोनों थोड़ी देर खुले आसमान के नीचे बैठकर सो जाते हैं। अगला दिन आता है। बोंगसंग उठकर उसी रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ती है। वहां पहुंचते ही वो अपने डैड को काम करते हुए देखकर उन्हें अपने साथ वॉक पर चलने को बोलती है। उसके डैड मान जाते हैं और दोनों निकल पड़ते हैं। वॉक करते हुए बोंगसंग की पुरानी बॉडी में सुने अपने पुराने दिन याद करके इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपने डैड के साथ एक्सरसाइज करती है और उनसे प्रॉमिस लेती है कि अब से वो रोज उनके साथ एक्सरसाइज करने आया करेगी। अब सीन रेस्टोरेंट पर फोकस करता है। सुनवू और बोंगसंग की बढ़ती नजदीकियों को लेकर शेफ्स के बीच में आपस में बातें होने लगती हैं। यहां तक कि शेफ कॉर्डन बोंगसंग को साइड में ले जाकर सुनवू के साथ उसके रिश्ते को लेकर सवाल भी करता है, लेकिन बोंगसंग उसे कोई सीधा जवाब नहीं देती। आखिर में कॉर्डन बोंगसंग को नसीहत देता है कि वह ऐसा कुछ भी ना करे जिससे बाद में उसे खुद ही हर्ट होना पड़े। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनवू की मां और उस क्रेजी शमन का मिलना जुलना काफी बढ़ गया होता है। सुनवू की मां उसके सारे खाने पीने का खर्च उठाती है, इसलिए शमन अब तक उसके साथ ही रहती है। शमन वहीं बैठे बैठे सुने के घोस्ट के बारे में सोचती है कि आखिर उसका घोस्ट गायब कहां हो गया। अब हम रात में देखते हैं कि वादे के मुताबिक सुनवू को बोंगसंग को लेकर उसी फिश को खाने रेस्टोरेंट जाना होता है। बोंगसंग जाने के लिए रेडी होती है और जितना बोल्ड लुक वो खुद को दे सकती थी उतना देती है और निकल पड़ती है। दूसरी तरफ सुनवू को बोंगसंग के लेट होने पर उसका इंतजार करना पड़ता है। रास्ते में चलते हुए पोजेस बोंगसंग को शमन मिल जाती है। इस बार बोंगसंग का नाटक काम नहीं करता और वो सुने को पहचान लेती है। इसी वजह से सुनी को बीच रास्ते में ही बोंगसंग की बॉडी को छोड़ना पड़ता है ताकि वो वहां से एस्केप कर सके। शमन भी टैक्सी लेकर अपनी क्रेजी चेस शुरू करती है। अब बोंगसंग वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाती है और फिर से कंफ्यूज होती है। ठीक उसके सामने ही उसे सुनवू मिलता है जो उसी का इंतजार कर रहा होता है। बोंगसंग अभी अभी अपनी नॉर्मल हालत में लौटी है, इसलिए उसे बिल्कुल भी याद नहीं है कि वह इतनी सजी सी क्यों आई है। उसे कंफ्यूजन में देखकर संगो को लगता है कि बोंगसंग फिर से अपने डिप्रेस मोड में चली गई है, लेकिन फिर भी वह अपना वादा निभाने का फैसला करता है और बोंगसंग को कार में बैठने के लिए कहता है। दोनों साथ में रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और यहां हमें समझ आता है कि बोंगसंग भले ही उलझन में हो लेकिन उसे सुनवू के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा होता है। खाना खत्म करने के बाद वह बाहर आते हैं। बोंगसंग एक सड़क किनारे गिटार बजाने वाले से इंप्रेस हो जाती है, जबकि सुनवू को उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं होती और वह उसे जल्दी कार में बैठने को कहता है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पे सुनवू खुद गिटार निकालकर गाना गाता है। दूसरे कमरे से बोंगसंग उसकी आवाज सुनकर मुस्कुरा देती है। अगले दिन सुबह बोंगसंग आधी नींद में बाहर आती है और सुनवू उसे अपने साथ एक्सरसाइज करने चलने को कहता है। बोंगसंग मना नहीं कर पाती। दोनों साइकिल किराए पर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि बोंगसंग को साइकिल चलानी नहीं आती। काफी देर तक उसकी ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग के बाद सुनवू देखता है कि उसकी साइकिल की सीट चोरी हो गई है। एक आदमी सीट लेकर भाग रहा होता है। सुनवू और बोंगसंग उसका पीछा करते हैं। बोंगसंग उसे काट कर गिरा देती है और इस तरह चोर पकड़ा जाता है और दोनों मिलकर उसे ऑफिसर चोई के हवाले कर देते हैं। ऑफिसर चोई बोंगसंग की तारीफ करता है और सनवू और बोंगसंग को साथ एक्सरसाइज करते देख के हैरान भी होता है। अब सीन रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है। सनवू बोंगसंग को केक ऑफर करता है और उसके बैलेंस बिहेवियर की तारीफ भी करता है। तभी सोएंग वहां पे आ जाती है। वो सनवू के लिए केक लाई होती है, लेकिन बोंगसंग को देखकर अजीब रिएक्ट करती है। बाद में सोएंग बोंगसंग के वहां पे रहने को लेकर सनवू से सवाल करती है और सनवू अपने तरीके से जवाब देता है। इसी बीच बाकी शेफ आ जाते हैं और सोएंग चली जाती है। अब सीन शमन और सुने पर जाता है। शमन सुने के भूत को पकड़कर अपने घर ले आती है। वो सुने को याद दिलाती है कि अगर उसका ग्रज जल्दी खत्म नहीं हुआ तो वो इविल स्पिरिट बन जाएगी।
शमन रिचुअल करती है जो कि सुने के लिए काफी दर्दनाक होता है। अचानक सुने में अजीब शक्तियां जाग जाती हैं और शमन के चेहरे पर कट लग जाता है। उसके आसपास काली छाया भी दिखती है। दूसरी तरफ सोयंग, सनवू और बोंगसू के नजदीक उसे परेशान होती है। रेस्टोरेंट में शेफ्स उनके रिश्ते पर बातचीत करने लगते हैं। इसी दौरान मिनसू गलती से सनवू की पर्सनल नाइफ को खराब कर देता है। सनवू को शक हो जाता है, लेकिन तभी स्वयं का कॉल आ जाता है जिसमें वह बोंगसू की पिछली गलती और असिस्टेंट बदलने की बात करती है। सनवू यह ऑफर ठुकरा देता है जिससे सोयंग और परेशान हो जाती है। फिर शमन सुने को बताती है कि उसके अंदर इविल स्पिरिट की ताकत बढ़ रही है। उधर सनवू बोंगसंग को नमक की अलग अलग किस्मों के बारे में सिखाता है और आखिर में उसे जिंजर टी पिलाता है। ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर चोई बोंगसंग को डिनर के लिए बुलाता है और बोंगसंग मान जाती है। डिनर के दौरान ऑफिसर उसके मूड स्विंग्स पर सवाल करता है, लेकिन बोंगसो के पास कोई भी जवाब नहीं होता। दूसरी तरफ सनवो बोंगसो के ना आने से परेशान होता है और अपनी मां को कॉल करता है। मां उसे बैला फुसलाकर घर बुला लेती है। शमन जानबूझकर सुनी को भागने देती है, लेकिन वह परेशान भी होती है क्योंकि जिस बॉडी में सुनी को शांति मिल सकती है वो सनवू कंग से जुड़ी है। रेस्टोरेंट में सोयंग अपनी रैंडम डेट पर आती है। बाद में वो सनवू से उस आदमी के बारे में पूछती है, लेकिन सनवू का ठंडा सा जवाब सुनकर वह दुखी होकर चली जाती है। बोंगसंग ये सब चुपचाप सुन लेती है। इसके बाद बोंगसंग का सामना फिर से सुनी के भूत से होता है। भूत उसे ऑफर देता है कि अगर वो उसे अपने शरीर में आने दे तो वो उसे सनू के करीब पहुंचा देगी। बोंगसंग पहले मना कर देती है, लेकिन फिर वह देखती है कि नशे में धुत सोइंग सनवू को किस कर लेती है। यह देखकर बोंगसंग को एहसास होता है कि वह अपने दम पर सनवू के करीब नहीं पहुंच सकती, इसलिए वह उस भूत को ढूंढ निकालती है और आखिर में उसे अपना फैसला बताती है। दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें वो शेयर करती है। बोंगसंग साफ तौर पर सुने को बता देती है कि वह सनवू को डेट करना चाहती है और सुने उसे भरोसा दिलाती है कि ऐसा जरूर होगा। इसके बाद सुनी बोंगसंग की बॉडी को फिर से पोजेस कर लेती है और सनवू को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन सनवू उसे इग्नोर करके चला जाता है। दूसरी ओर सोइंग पिछली रात के किस को याद करके शर्मिंदा महसूस कर रही होती है। रेस्टोरेंट में सभी शेफ्स आने वाली छुट्टी को लेकर अपने अपने प्लान्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। वनस ग्रुप ट्रिप का आइडिया देता है ताकि स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच में बॉन्ड मजबूत हो सके और सनू सभी के साथ इस ट्रिप पे जाने के लिए मान जाता है। उधर शमन के घर पे सनवू की मां आती है और शमन इस बात से परेशान होती है कि सुने के लिए जो पॉजिटिव बॉडी मिली है वो सनवू की है। इसी बीच सोयंग का फोन आता है जो सनवू को पास के कैफे में मिलने बुलाती है। वो अपने ब्लाइंड डेट की बातें याद करती है, लेकिन सनवू ट्रिप की पैकिंग का बहाना बनाकर चला जाता है। पजेस बोंगसंग सुनी के पिता के अनफेमस रेस्टोरेंट में जाकर उनका वर्कआउट जारी रखने को कहती है। वहीं सनवो ऑफिसर चॉई के साथ डिनर पर होता है और एक पुराने एक्सीडेंट के बारे में बात करता है। सनवो इस बात पर जोर देता है कि इतने समय बाद भी कोई गवाह सामने क्यों नहीं आया, जिससे ऑफिसर चोई थोड़ा असहज हो जाता है। अब बोंगसंग नॉर्मल स्टेट में सुने के साथ मिलकर सनू के करीब आने की प्लानिंग करती है और तय होता है कि सुने सनू के कमरे में जाकर कोशिश करेगी। दूसरी तरफ ऑफिसर जोई अपनी पत्नी के रनिया में जाता है, जहां उसे एक्सीडेंट की चर्चा होती है। उस समय वो एक लड़की की कार पर स्क्रैच मार देता है, जिससे शक और गहरा होता है। अब ट्रिप शुरू होती है। सभी शेफ्स सनवू के साथ गांव पहुंचते हैं और एक घर में रुकते हैं। वहां पे एक छोटी बच्ची होती है जो बोंगसंग के अंदर की स्पिरिट को देख सकती है। अब सभी लोग पार्टी करते हैं। ड्रिंक्स खत्म होने पर सनवू और बोंगसंग उन्हें लेने जाते हैं। बोंगसंग सनवू के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन सोयंग आकर सब बिगाड़ देती है और वह भी ट्रिप में शामिल हो जाती है। मजबूरी में बोंगसंग और सोयंग को एक ही कमरा शेयर करना पड़ता है। आधी रात में बोंगसंग चुपचाप निकलकर सनवू के कमरे में पहुंचती है। तभी बाहर से शोर होता है और पता चलता है कि घर की बच्ची खो गई है। सनवू और बोंगसंग उसे ढूंढने निकलते हैं। बच्चे बोंगसंग को कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देती है क्योंकि वो उसके अंदर की स्पिरिट को देख लेती है। बाद में सुनी बाहर निकलकर पटाखे जलाती है, जिससे सभी बोंगसंग तक पहुंच जाते हैं। सनवू बोंगसंग को रेस्क्यू करता है और उस पर गुस्सा करता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर वापस लाता है। अगले दिन सभी वापस लौट जाते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर चोई को उसी एक्सीडेंट केस में नई लीड मिलने की बात पता चलती है। घबराकर वह अपने ही को ऑफिसर को बेहोश कर देता है और उसका फोन तोड़ देता है। यह साफ पता चल रहा होता है कि यह मामला सनू के पुराने लवर की मौत से जुड़ा है और ऑफिसर चोई इसमें शामिल हो सकता है। रात के टाइम पर रेस्टोरेंट में सिर्फ सनवू और बोंगसंग सफाई कर रहे होते हैं। गलती से बोंगसंग पूरी तरह भीग जाती है। सनवू उसे तौलिया से पोंछता है और दोनों करीब आ जाते हैं। ठीक किस से पहले सुने की स्पिरिट अलग हो जाती है और सनवू असली बोंगसंग को किस कर लेता है। जैसे ही बोंगसंग को एहसास होता है कि वो शेफ काम को किस कर रही है, वो घबरा जाती है और डर के मारे बाहर भाग जाती है। शेफ उसके पीछे जाता है और कहता है कि इस बार ये कोई गलती नहीं थी। वो मानता है कि शायद वो पागल लग रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से सीरियस है और उसके दिल में बोंगसंग के लिए सच्ची फीलिंग्स है। सनवू उसे गले लगाता है और अपने दिल की सारी बातें कह देता है
और बोंगसंग भी उसे स्वीकार कर लेती है। दूर से सुने ये सब देख रही होती है। इसके बाद कहानी ऑफिसर चोई पर शिफ्ट होती है। इसे पता चलता है कि ऑफिसर हान पर हमला हुआ है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल में पुलिस बताती है कि हान को खून से लथपथ देखा गया था। शायद लूटपाट भी हुई थी क्योंकि उसका वॉलेट और फोन गायब है और हमलावर इतना शातिर था कि उसने मौके के कैमरे भी बंद कर दिए। चोई हान से पूछता है कि क्या उसे कुछ याद है, लेकिन हान मना कर देता है। तभी उसकी नजर चोई की घड़ी पर पड़ती है और उसे याद आता है कि हमलावर ने भी बिल्कुल वैसी ही घड़ी पहनी थी। इधर शेफ और बोंगसंग दीवार के आर पार बात कर रहे होते हैं। सुने बोंगसंग से कहती है कि शेफ अचानक उसके बहुत करीब आ गया, इसलिए उसे उसकी बॉडी छोड़नी पड़ी और वह उसे अपने गोल पर फोकस करने के लिए कहती है। अगली सुबह बोंगसंग फिर से फ्लर्ट करने लगती है और साफ दिखता है कि वह पजेस है। सनवू उसे समझाता है कि सबके सामने ऐसा व्यवहार ना करे, लेकिन रेस्टोरेंट में वह उसे हर जगह फॉलो करती है और सबके सामने परेशान करती है। आखिरकार वो उसे रूम में ले जाकर कहता है कि वह उसे एम्बैरेस ना करे। बोंगसंग कपल के पहले दिन की बातें याद करती है और रात बिताने का इशारा करती है, लेकिन वह साफ कह देता है कि वह ओपन माइंडेड नहीं है और रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। नीचे आते वक्त बोंगसंग की नजर शमन पर पड़ती है। शमन कहती है कि वो उसे पकड़ने नहीं, बस हालात देखने आई है। बोंगसंग अपने मिशन की बात बताती है और शमन उससे खुश हो जाती है। उधर हॉस्पिटल में हान की बहन आती है। हान को होश आता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता सिवाय उस घड़ी के। आगे सनवू बोंगसंग को डिनर पर ले जाता है, लेकिन बोंगसंग शरारतें करती रहती है और उसे एक मोटल तक ले जाती है। फिर वो उसके इरादे समझकर साफ कह देता है कि वह रिश्ते को बातों और भरोसे से आगे बढ़ाना चाहता है, ना कि जल्दबाजी में। ये सुनकर बोंगसंग गुस्से में उससे दूर हो जाती है। इधर ऑफिसर चोई और यूने की वॉक के दौरान चोई के अतीत का फ्लैशबैक दिखता है और फिर उसका गोद लिया जाना, उसे अनदेखा करना, हिंसा और फिर पजेशन। यह भी पता चलता है कि यूनी के एक्सीडेंट के बाद चोई ने उसकी जान बचाई थी, यानी चोई प्रेजेंट में भी पजेस है। अब सुने और बोंगसंग के बीच में सनवू को लेकर बहस होती है। सुने अपना रिग्रेट खत्म करना चाहती है। अगले दिन मिसू का बर्थडे होता है। सनवू उसे कार देता है और सभी पार्टी करने चले जाते हैं। देर रात सनवू को कार्ड के मैसेज से पता चलता है कि मोटल में पेमेंट हुई है। वो घबरा कर वहां पहुंचता है, बोंगसंग को वहां से लाता है और उसे होश में लाता है और समझाता है कि ऐसे हालात खतरनाक हो सकते थे। वो कहता है कि अब वो हर जगह उसके साथ रहेगा। बोंगसंग मुस्कुराती है और उससे लिपट जाती है। चलते हुए बोंगसंग पूछती है कि सनवू उसके साथ सोना क्यों नहीं चाहता। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो इस रिश्ते को लंबा और खूबसूरत बनाना चाहता है। बोंगसंग और सनवू आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक सुंग की मां वहां पर आ जाती है। दोनों को साथ देखकर वह हैरान रह जाती है और बोंगसंग और सनवू भी डर जाते हैं। सनवू बहाना बनाकर बोंगसंग को वहां से भेज देता है। जाते समय बोंगसंग सोचती है कि वो इतनी डरी हुई क्यों है, जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया। उधर सनवू की मां उसे डांटती है और कहती है कि उसे बोंगसंग को डेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो वो ज्यादा फेमस है और ना ही उसकी हाइट अच्छी है। कुछ ही देर बाद उसकी मां वहां से चली जाती है। इसके बाद वो बोंगसंग को मैसेज करके बुला लेता है और दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। उसी रात सुने, जो बोंगसंग के शरीर से बाहर आ चुकी होती है, सनवू के कमरे में जाती है और उसके पास लेटकर उसे निहारती रहती है। बाहर निकलते वक्त उसकी मुलाकात बोंगसंग से हो जाती है। बोंगसंग पूछती है कि वह यहाँ पर क्या कर रही है, तो सुने कहती है कि वो बोर हो रही थी, इसलिए घूमते घूमते आ गई। तभी सनवू आ जाता है और कहता है कि शायद गर्मी की वजह से बोंगसंग को नींद नहीं आ रही है। वो उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसके लिए पंखा लगाने लगता है। अगले दिन रेस्टोरेंट में पजेस बोंगसंग के पास एक कॉल आती है, जिसमें एक औरत उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछती है। वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताने की जगह सुने की डेट ऑफ बर्थ बता देती है। दरअसल फोन पर सनवू की मां होती है, जो शमन से बोंगसंग के बारे में पूछ रही होती है। जब शमन ये डेट ऑफ बर्थ सुनती है तो वह कहती है कि ये व्यक्ति तो पहले ही मर चुका है, इसका जिंदा होना नामुमकिन है। ये सुनकर सनवू की मां हैरान हो जाती है और पूरी बात शमन को बता देती है कि बोंगसंग उसके बेटे के रेस्टोरेंट में काम करती है और शायद दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। इसके बाद वो सोएंग के बारे में पूछती है। शमन बताती है कि सोएंग की पहली शादी असफल रही थी और उसका तलाक हो गया था, लेकिन वो मेहनती और वफादार है और उसकी दूसरी शादी सफल रहेगी। ये सुनकर सनवू की मां सोएंग से मिलने जाती है और उसे अपने बेटे को डेट करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सोएंग मना कर देती है। आगे ऑफिसर चोई यून्नी को रेस्टोरेंट छोड़ने आता है। वहां पर उसकी नजर पजेस बोंगसंग पर पड़ती है, जो कि एक गाना गा रही होती है। वही गाना सुनकर चोई को याद आता है कि सुने भी यही गाना गाया करती थी। इसके बाद वह ऑफिस जाकर बोंगसंग की प्रोफाइल चेक करता है। इसके बाद सनवू और पजेस बोंगसंग मार्केट जाते हैं, जहां पर उसकी मुलाकात सुने के पिता मिस्टर शिन से होती है। बोंगसंग सनवू को उसके बारे में बताती है और कहती है कि उनका भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। शिन बोंगसंग से मिलकर बहुत खुश होते हैं और ये दोनों उसकी मदद के लिए उसके रेस्टोरेंट भी जाते हैं।
वहां पर शिन बताते हैं कि उनका रेस्टोरेंट पहले बहुत मशहूर था, लेकिन 3 साल पहले उनकी बेटी की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। सनवू वहां पर नल ठीक करता है। शिन उसे खाना खाने के लिए बुलाते हैं। सनवू को चावल डाइजेस्ट नहीं होते, फिर भी वो शिन की इज्जत के लिए चावल खा लेता है। वापस आकर चावल की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगता है। इधर ऑफिसर चोई अपने ऑफिस में एक टूटा हुआ फोन देख रहा होता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वही सुने का पीछा कर रहा था और उसी ने उसका मर्डर किया था। वो फोन सुने का ही होता है। दूसरी तरफ पजेस बोंगसंग सनवू से पूछती है कि जब उसे चावल डाइजेस्ट नहीं होते तो उसने खाए क्यों। वो बताता है कि उसे उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ऐसा किया क्योंकि वो अपनी बेटी को याद करके बहुत उदास थे। इसके बाद दोनों दवा लेने जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक प्लेग्राउंड में रुक कर एंजॉय करते हैं। झूले पर बैठे हुए सुनी बोंगसंग के जरिए कहती है कि सनवू की वजह से वो बहुत सी चीजें पहली बार महसूस कर पाई है। किसी का हाथ पकड़ना, साथ चलना और ऐसे पल जीना जो कभी उसका सपना था। सनवू पूछता है कि वह और क्या महसूस करना चाहती है, तो वह कहती है कि वह कभी ट्रैवल पर नहीं गई। सनवू कहता है कि वो ओवरनाइट ट्रिप पर चलेंगे। वो तो काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन सुनी अंदर से परेशान रहती है। वो शमन के पास जाती है और बताती है कि उसे सनवू से बहुत लगाव हो गया है और ये फीलिंग उसने कभी पहले महसूस नहीं की थी। शमन समझाती है कि एक भूत के लिए सबसे खतरनाक चीज उसके इमोशंस होते हैं, क्योंकि यही लालच बन जाते हैं और इंसान को इविल स्पिरिट की तरफ ले जाते हैं। वो कहती है कि उसे जल्द से जल्द अपना रिग्रेट खत्म करना होगा। इसके बाद सनवू ट्रिप के लिए सामान पैक करने को कहता है। बोंगसंग दुविधा में होती है, लेकिन वह ये तय करती है कि उसे जाना चाहिए ताकि रिग्रेट खत्म हो सके। तभी सनवू को पता चलता है कि उसकी मां ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, इसलिए उन्हें घर पर छोड़ना पड़ेगा। वो बोंगसंग को इंतजार करने के लिए कहता है। बोंगसंग इंतजार करते हुए सनवू के साथ बिताए पल याद करती है और फिर प्लेग्राउंड चली जाती है। उसी दौरान चोई उसके कमरे में जाता है और वहां भूत भगाने वाली चीजें देखता है। उधर सनवू को पता चलता है कि ये सब उसकी मां की प्लानिंग थी और उसने सोएंग को बुलाया था। मां दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। टहलते हुए सोएंग बताती है कि वह सनवू को पहले से पसंद करती थी, लेकिन सनवू साफ कह देता है कि वह किसी और को डेट कर रहा है। सोएंग वहां से चली जाती है। सनवू बोंगसंग को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती क्योंकि सुने अभी अपना रिग्रेट खत्म नहीं करना चाहती। आखिरकार दोनों वापस घर जाते हैं। सनवू ट्रिप कैंसिल होने के लिए माफी मांगता है। दोनों छत पर टेंट लगाकर साथ समय बिताते हैं और बातों ही बातों में वो पजेस बोंगसंग को किस कर लेता है। सनवू उसके साथ फिजिकल होने ही वाला होता है, लेकिन बोंगसंग मना कर देती है और बाहर की ओर भाग जाती है। भागते समय सुनी उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। बोंगसंग पूछती है कि क्या हुआ, तो सुनी बहाना बनाकर कहती है कि उसे बुखार आ गया था, इसलिए वो बाहर आ गई। इसके बाद दोनों झूला झूलते हैं। बोंगसंग सुने से कहती है कि वह अब सनवू के करीब आने लगी है। पहले उसे भूत दिखने से नफरत थी, लेकिन अब उसे अच्छा लगता है कि उसके पास कोई तो है जिससे वह बात कर सकती है। इसके बाद हम चोई को घर पहुंचते देखते हैं। वो अपनी मदर इन लॉ से कहता है कि ऑफिस में काम बहुत बढ़ गया है और स्टाफ कम होने की वजह से सारा बोझ उसी पर है। मदर इन लॉ कहती है कि चोई बहुत मासूम और अच्छा है, लेकिन उसे इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। युन्नी जवाब देती है कि यही बात उसे सबसे ज्यादा पसंद है। उधर चोई अपने कमरे में गुस्से में दिखता है। वो बोंगसंग के कमरे में रखी चीजें देखकर हैरान होता है और खुद से सवाल करता है कि आखिर बोंगसंग है कौन। साफ दिखता है कि उसके अंदर की स्पिरिट उस पर हावी हो रही है। आगे सनवू एक इंटरव्यू के लिए जाता है और बोंगसंग को अपना असिस्टेंट बनाकर साथ ले जाता है। बाहर आकर वह बताता है कि उसे असिस्टेंट की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे अकेले जाना पसंद नहीं था, इसलिए वह उसे अपने साथ लाया और मजाक में उसे मेकअप आर्टिस्ट बना देता है। इसके बाद वह बोंगसंग को शॉपिंग मॉल ले जाता है, जहां पर वह कई ड्रेस ट्राई करती है। एक ड्रेस सनवू को बहुत पसंद आती है। दोनों वही ड्रेस खरीदकर इंटरव्यू के लिए जाते हैं। पहले सनवू का फोटोशूट होता है, फिर इंटरव्यू में उससे उसकी आइडियल वुमन के बारे में पूछा जाता है। सनवू कहता है कि उसकी आइडियल वुमन सुंदर हो, आधे चांद जैसी आंखें हों और उसे कुकिंग भी आती हो। रिपोर्टर बोंगसंग की ओर इशारा करती है, लेकिन सनवू कहता है कि उसकी आंखें वैसी नहीं हैं। ये सुनकर बोंगसंग उसे घूरने लगती है। घर लौटने पर बारिश की वजह से बोंगसंग का कमरा टपक रहा होता है और पानी भर जाता है। सनवू उसे अपने कमरे में सोने को कहता है। वो डरती है, लेकिन मजबूरी में मान जाती है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सनवू की मां रेस्टोरेंट आती है और बोंगसंग को अपने टीचिंग असिस्टेंट की फोटो देकर कहती है कि ये लड़का 32 साल का स्मार्ट है, उसकी 4 बहनें हैं और माता पिता नहीं है, इसलिए बोंगसंग को उसी को डेट करना चाहिए। तभी सनवू आ जाता है, बोंगसंग को अंदर भेजता है और मां को बाहर ले जाकर उसे वहां से जाने को कह देता है। रेस्टोरेंट के अंदर सनवू का मूड खराब रहता है। वो खाना बनाते हुए बोंगसंग के बारे में सोचता रहता है। खाना जल जाता है और गलती से एक गर्म फ्राइंग पैन जून की पीठ से लग जाता है। जून कुछ नहीं कहता, लेकिन दर्द में होता है और स्टोर रूम चला जाता है। पजेस बोंगसंग उसके पीछे जाती है, दवा लगाती है और कहती है कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए था,
जून मना करता है और कहता है कि सनवू को कुछ ना बताया जाए क्योंकि वह उसे बहुत पसंद करता है। तभी सनवू वहां पर आ जाता है और दोनों को साथ देखकर गलत समझ लेता है। गुस्से में वो सबके सामने बोंगसंग को डांटता है और बाजार से 5 किलो झींगे लाने को कहता है। रास्ते में पजेज बोंगसंग शिन के रेस्टोरेंट जाती है। शिन बताता है कि वो अपनी मरी हुई बेटी से बात कर रहा था। बोंगसंग पूछती है कि उसकी बेटी की मौत कैसे हुई, तो वह कहता है कि उसने सुसाइड किया था। यह सुनकर सुनी चौंक जाती है और सोचती है कि उसने सुसाइड क्यों किया होगा। वो तुरंत अपने कमरे में जाकर डायरी में रखी 3 ट्रिप टिकट देखती है जो उसने अपने पिता के 60वें जन्मदिन के लिए बुक की थी। उसे याद आता है कि उसने 1 हफ्ते पहले ही अपनी जान क्यों ली। वो डायरी लेकर ऑफिसर चोई से मिलती है। उससे पूछती है कि क्या वह सुने को जानता है और झूठ बोलकर कहती है कि वो उसकी करीबी दोस्त थी। वो डायरी और टिकट दिखाकर कहती है कि सुने सुसाइड नहीं कर सकती, शायद उसका मर्डर हुआ था। चोई कहता है कि सुने ने सुसाइड नोट भेजा था। फिर भी वह दोबारा जांच करने का वादा करता है। तब रेस्टोरेंट लौटकर सुने शमन के पास जाती है और पूछती है कि क्या सुसाइड करने वालों की आत्माएं भी भटकती हैं। शमन हाँ कहती है। उधर सनवू को पता चलता है कि जून की पीठ उसकी वजह से जली थी। वो जून से माफी मांगता है और पूछता है कि क्या उस दिन बोंगसंग ने उसकी पीठ पर दवा लगाई थी। यह जानकर सनवू को बहुत बुरा लगता है कि उसने बोंगसंग को बिना वजह डांटा। अब रात को सनवू बोंगसंग से माफी मांगता है और खूल देता है और उसे नेकलेस पहनाता है। दोनों करीब आते हैं। शेफ उसे किस करने वाला होता है, तभी सुने आकर बोंगसंग को धक्का दे देती है। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। वो वहां से भाग जाती है। अगली सुबह बोंगसंग को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें सुने लिखती है कि अब वो उसके शरीर में नहीं रह सकती और शायद उसके जाने से सब ठीक हो जाएगा। बोंगसंग उसे ढूंढने निकलती है। सनवू भी जागकर उसे फोन करता है और चिंता जताता है। सड़क के उस पार बोंगसंग सनवू को देखकर सोचती है कि वो उसकी कितनी परवाह करता है। वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है। अब हम ऑफिसर चोई और ऑफिसर हान को साथ देखते हैं। हान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका होता है और दोनों शिन के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। हान चोई से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करता है, जबकि हम जानते हैं कि जिस आदमी ने हान पर हमला किया था उसकी घड़ी बिल्कुल चोई जैसी ही थी। आगे सनवू और बोंगसंग को दिखाया जाता है। अब बोंगसंग सनवू से काफी कॉन्फिडेंट होकर बात करने लगी है। सनवू कहता है कि अगर वह दोनों साथ साथ मार्केट गए तो स्टाफ को शक हो सकता है, इसलिए आज कोई बहाना बनाकर बाहर चलेंगे। उनकी ये बात एक वर्कर सुन लेता है, लेकिन जब वो दूसरों को बताता है तो कोई भी भरोसा नहीं करता। प्लान के मुताबिक सनवू और बोंगसंग मार्केट जाते हैं। सनवू उसे उसकी फेवरेट डिश खिलाने होटल ले जाता है, लेकिन असल में वो डिश बोंगसंग की नहीं बल्कि सुने की फेवरेट होती है। सनवू पहले ही ऑर्डर कर चुका होता है, इसलिए बोंगसंग को वही खाना पड़ता है। इसके बाद सनवू उसे अगले दिन के लिए एक एगप्लांट डिश तैयार करने को कहता है क्योंकि रेस्टोरेंट में शेफर्स की शूटिंग होने वाली थी। बोंगसंग नर्वस हो जाती है, लेकिन वो उसे समझाता है और मोटिवेट करता है। रात में बोंगसंग तैयारी करती है और सनवू उसकी थोड़ी मदद भी करता है। इसी दौरान हम चोई को देखते हैं जो हाथ में चाकू लिए रेस्टोरेंट के बाहर बैठा बोंगसंग पर नजर रखे होता है। साफ लगता है कि वो उसे मारने आया है क्योंकि बोंगसंग सुने की मौत की दोबारा जांच करवा रही है, लेकिन सनवू उसके साथ होता है, इसलिए चोई को लौटना पड़ता है। दूसरी ओर सुने सनवू से दूर होकर बहुत दुखी होती है। वो ना खाना खाती है ना शमन से बात करती है। शमन उसे कहती है कि वह उसके लिए कुछ करेगी। उधर बोंगसंग रात भर प्रैक्टिस करके बेहतरीन प्लांट डिश बना लेती है। अगले दिन उसकी डिश सबको बहुत पसंद आती है और सनवू भी उसकी तारीफ करता है। शूटिंग टीम आती है। डायरेक्टर बदतमीजी से बोंगसंग को इधर उधर के कामों के लिए परेशान करता है। ये देखकर सनवू को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने कह देता है कि बोंगसंग को वो डेट कर रहा है, इसलिए कोई उसकी बेइज्जती ना करे। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और शूटिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टर माफी मांग लेता है। इसके बाद सनवू, बोंगसंग और सोयंग ड्रिंक पर जाते हैं। सोयंग और बोंगसंग की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तभी सनवू को ऑफिसर चोई का फोन आता है जो बताता है कि यूनी हॉस्पिटल में है और सनवू से उसे पिक करने को कहता है। इधर सुने अपने पिता शिन के रेस्टोरेंट जाती है। पिता और भाई को देखकर वो इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो उन्हें अलविदा कहने आई होती है और इस दुनिया को छोड़ने का मन बना चुकी होती है। दूसरी तरफ बोंगसंग ज्यादा नशे में हो जाती है। सोयंग उसे घर छोड़ने को कहती है, लेकिन बोंगसंग मना कर देती है और अकेले निकल जाती है। रास्ते में वो सोचती है कि अब वो बहुत ज्यादा खुश है। तभी उसका बचपन का फ्लैशबैक आता है जहां दिखता है कि उसका कोई दोस्त नहीं था और वह भूतों को ही अपना दोस्त मानती थी। वो खुद से कहती है कि अब उसकी जिंदगी पहले से बेहतर है। घर जाते समय एक कार तेजी से उसकी ओर आ रही होती है। इससे पहले कि टक्कर हो, सुने उसे धक्का देकर बचा लेती है। बोंगसंग पूछती है कि क्या वो सनवू को देखने आई थी। सुनी कहती है कि नहीं, वो अपने पिता को अलविदा कहने आई थी और बोंगसंग को अपना ख्याल रखने को कहती है। बोंगसंग उसे थैंक यू कहती है और सुने चली जाती है। आगे सुनी वही कार देखती है जिसे ऑफिसर चोई चला रहा होता है। वो बोंगसंग को मारना चाहता था और उसके बच जाने से वो गुस्से में होता है।
गुस्से में हॉर्न बजाने पर उसका एक आदमी से झगड़ा हो जाता है और चोई उसे बेरहमी से मारकर जान से मार देता है। ये सब सुने देख लेती है। वह तुरंत शमन के पास जाकर कहती है कि उसे रिचुअल रोकना होगा क्योंकि कुछ है जो उसे जाने से रोक रहा है। वो बताती है कि ऑफिसर चोई बोंगसंग को मारना चाहता है। इधर सनवू रेस्टोरेंट के बाहर बोंगसंग से मिलता है और उससे फ्राइड राइस बनाने को कहता है। बोंगसंग फ्राइड राइस बनाती है जो सनवू को बहुत पसंद आता है। फिर दोनों उसी जगह जाते हैं जहां पजेस बोंगसंग ने आने को कहा था। बोंगसंग को कुछ याद नहीं होता। खूबसूरत जगह पर पहुंचकर सनवू बताता है कि जब वह अकेला था और बोंगसंग उसके लिए पैनकेक लेकर आई थी तब उसे पहली बार एहसास हुआ था कि दोस्त कितने जरूरी होते हैं। वो उसे थैंक यू कहता है। बोंगसंग की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि ये सब सोने ने किया था। आखिर में दोनों रोपवे में जाते हैं और बोंगसंग सच बता देती है कि सनवो जिसे पसंद करता है वो असल में वो नहीं बल्कि एक घोस्ट है। वो बताती है कि वो बचपन से भूत देख सकती है और एक भूत ने उसे पजेस किया था। वो रोते हुए माफी मांगती है। सनवो कुछ समझ नहीं पाता और हैरान रह जाता है। बोंगसंग उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। बोंगसंग रोते हुए सड़क पर चली जा रही होती है। उधर सनवो उसे ढूंढ रहा होता है। वह जल्दी से बोंगसंग के पास पहुंचता है और कहता है कि उसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है और शायद वो उसके साथ कोई प्रैंक कर रही है। इस पर बोंगसंग उसे सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन सनवो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता बल्कि वह कहता है कि शायद बोंगसंग उससे ब्रेकअप करना चाहती है, इसलिए ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। बोंगसंग कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है और जिस घोस्ट की बात कर रही है वो उसी रेस्टोरेंट वाले अंकल की बेटी है, लेकिन सनवू को इस बात पर भी भरोसा नहीं होता। इसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन हम सुने को देखते हैं जो सोच रही होती है कि आखिर चोई बोंगसंग को क्यों मारना चाहता है। तभी शमन उसे बताती है कि उसे चोई बहुत अजीब लगता है और शायद किसी इविल स्पिरिट ने उसे पजेस कर लिया है। उधर सनवो बोंगसंग को मेंटल हॉस्पिटल ले जा रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि बोंगसंग पागल हो चुकी है और उसे इलाज की जरूरत है, लेकिन बोंगसंग कहती है कि उसने जो कुछ भी बताया है वो सब सच है और सनवो को उस पर यकीन करना ही होगा। वो यह भी बताती है कि उसकी दादी एक शमन थी इसलिए उसे भी घोस्ट दिखाई देते हैं। ये कहकर बोंगसंग वहां से भाग जाती है। इसके बाद सुने बोंगसंग को ऑफिसर चोई के बारे में बताने के लिए उसके पास आती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती सनवो वहां पर आ जाता है और बोंगसंग से बहस करने लगता है। वो कहता है कि वो मानता है कि कुछ लोगों को घोस्ट दिखाई देते हैं, लेकिन वह तब तक यकीन नहीं करेगा जब तक वह उस घोस्ट को अपनी आंखों से ना देख ले। ये सारी बातें वहां पर मौजूद सुने भी सुन रही होती है। तब बोंगसंग सुने को बता देती है कि उसने उसके बारे में सब कुछ बता दिया है क्योंकि वह नहीं चाहती है कि सनवो कंफ्यूज रहे। सनवो बोंगसंग को देखकर पूछता है कि वो किससे बातें कर रही है। बोंगसंग बताती है कि जिस घोस्ट के बारे में उसने पहले बताया था वो यहीं पर मौजूद है और वो उसी से बातें कर रही है। इसके बाद सुने सनवो के पास जाती है और उसे टच करती है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि बोंगसंग सच बोल रही थी। इसी बीच बोंगसंग ये भी बता देती है कि उसी ने उस घोस्ट को खुद को पजेस करने की इजाजत दी थी। इसके बाद सनवो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी ऑफिसर चोई वहां पर आ जाता है। सनवो उससे पूछता है कि क्या वो घोस्ट पर विश्वास करता है। चोई कहता है कि नहीं। सनवो की बातों से चोई समझ जाता है कि बोंगसंग को सुने ने पजेस किया हुआ है। आगे सनवो रेस्टोरेंट में आकर बोंगसंग से कहता है कि उसने उसे सच क्यों बताया जबकि उसे सच नहीं बताना चाहिए था। अब ये सब जानने के बाद वो खुद पागल सा हो गया है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो बोंगसंग की तरफ अट्रैक्ट था या उस घोस्ट की तरफ। वो बोंगसंग को हक करता है और तब बोंगसंग कहती है कि वो शुरू से ही उसे पसंद करती थी और उसे पाने के लिए ही उसने ये सब किया था। सनवो कहता है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और बोंगसंग अपने घर जाकर रहे और उसे अकेला छोड़ दे। अगले दिन रेस्टोरेंट में वर्कर सनवो को बताते हैं कि बोंगसंग आज काम पर नहीं आई और उसका फोन भी बंद आ रहा है। सनवो उसे देखने कमरे पर जाता है, लेकिन वहां पर बोंगसंग नहीं होती और उसका सारा सामान भी गायब होता है। ये देखकर सनवो और ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर बोंगसंग को होश आता है और वह सुने के पिता शिन के रेस्टोरेंट में होती है। शिन उसे बताता है कि वह बाहर बेहोश पड़ी थी इसलिए वह उसे उठाकर यहां पर ले आया। उसे पता है कि बोंगसंग ने अपनी जॉब छोड़ दी है, इसलिए वह उसकी बेटी के कमरे में रह सकती है। तभी सुने वहां पर आ जाती है और देखती है कि बोंगसंग उसके कमरे में है। सुने बोंगसंग को बताती है कि ऑफिसर चोई उसे मारना चाहता है और उसे उससे बचकर रहना होगा। ये कहकर सुने चोई पर नजर रखने के लिए चली जाती है। तब सुने को कांग नाम की एक लेडी ऑफिसर दिखती है जो बहुत वीक लग रही होती है। इसका फायदा उठाकर सुने उसकी बॉडी को पजेस कर लेती है। ऑफिस के अंदर जाकर वह देखती है कि उसकी डायरी चोई के ड्रॉर में रखी हुई है, लेकिन उस ड्रॉर पर लॉक लगा होता है। ये बातें वो शमन को बताती है। शमन कहती है कि जरूर उस डायरी में कोई बड़ा राज छुपा है, इसलिए उसे वह डायरी निकालनी ही पड़ेगी। उधर सनवो बहुत अपसेट होता है, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए सारे वर्कर्स उसे ड्रिंक पर ले जाते हैं। इसी बीच जून उससे कहता है कि बोंगसंग के साथ उसे बहुत अच्छा लगता है।
बोंग संग एक अच्छी लड़की है और सनवो की बहुत इज्जत करती है, इसलिए सनवो को उसके साथ रहना चाहिए। आगे सुने दोबारा कांग की बॉडी को पजेस करती है और सभी ऑफिसर्स को खाने के लिए भेज देती है। सबके जाने के बाद वो उस ड्रॉअर को खोलने की कोशिश करती है। तभी ऑफिसर हान वहां पर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे भी ऑफिसर चोई पर शक है। पजिस्ट कांग यानी सुने हान से झूठ बोलती है कि उसे सीनियर ऑफिसर से चोई की जांच करने का आदेश मिला है। हान बताता है कि वह भी चोई पर नजर रख रहा है क्योंकि उसे लगता है कि चोई कुछ छुपा रहा है। वो ये भी बताता है कि जब वो चोई की पत्नी के एक्सीडेंट की तस्वीरें लेने गया था तब उस पर हमला हुआ था और उसने वहां पर चोई को देखा था। उसे लगता है कि चोई किसी क्रिमिनल को बचाना चाहता है या उसने उसके साथ कोई डील की है और जल्द ही चोई मुश्किल में फंसने वाला है। इसके बाद सनवो फिर से बोंगसंग के कमरे में आ जाता है जहां उसे उसकी डायरी के कुछ फटे हुए पेज मिलते हैं जिन पर सनवो की तस्वीरें होती हैं। उसे वहां पर रेसिपी से जुड़े पेज भी मिलते हैं जो उसने सनशाइन ब्लॉग पर देखे थे। वो इन सब पेजों को लेकर अपने कमरे में जाता है और इंटरनेट पर सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि सनशाइन ब्लॉग की असली ओनर बोंगसंग ही है और इसी वजह से उसे उसके ब्लॉग इतने पसंद आते थे। सनवो उसे साइड से बोंगसंग का रिज्यूमे निकालता है और उसमें दिए पते पर जाने को निकल पड़ता है। वो बोंगसंग की दादी के घर पहुंचता है और उसकी दादी बताती है कि बोंगसंग बहुत अच्छी लड़की है और वो कम उम्र में ही काफी मैच्योर हो गई थी, लेकिन वो बहुत बदकिस्मत थी क्योंकि बचपन में ही उसने अपने माता पिता खो दिए थे। इसी वजह से उसने बहुत समय दादी के साथ बिताया। वो हमेशा उनके लिए खाना बनाती थी और उनका इंतजार करती थी। दादी ये भी बताती है कि बोंगसंग बचपन से ही घोस्ट देख सकती थी और उसने अपना बचपन बिना किसी दोस्त के बिताया है। ये सब सुनकर सनवो को लगता है कि बोंगसंग ने भी उसकी तरह अकेले बचपन जिया है। सनवो वापस रेस्टोरेंट आता है। तभी सुने का भाई उसके पास आता है और उससे बदतमीजी से बात करता है। वह कहता है कि इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसा करके उसे क्या मिला। बोंगसंग उसकी वजह से इतनी डिप्रेस्ड है और उसने खाना तक नहीं खाया। तब सनवो पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। वो बताता है कि बोंगसंग उसके ही घर पर रह रही है। ये सुनकर वो जल्दी से दौड़ता हुआ बोंगसंग के पास पहुंचता है और उसे हक कर लेता है। वो कहता है कि ये मत समझना कि उसने उसे माफ कर दिया है। वो बस इसलिए आया है क्योंकि उसे उसकी चिंता है। उसे नहीं पता कि बोंगसंग को किसी घोस्ट ने पजेस किया है या नहीं। बस वह उसे इस तरह से छोड़कर ना जाए। बोंगसंग भी उसे हक कर लेती है। सनवो और बोंगसंग झूले पर बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। सनवो उससे उसके सनशाइन ब्लॉग के बारे में पूछता है। ये सुनकर बोंगसंग चौंक जाती है और उससे पूछती है कि उसे उसके बारे में कैसे पता चला। सनवो कहता है कि उसके कुछ सोर्स है जिससे उसे उस ब्लॉग के बारे में मालूम हुआ है। फिर वो उससे पूछता है कि किसी जगह जब उसने उससे उसकी विशेष के बारे में पूछा था तब वो विशेष कौन बता रही थी। बोंगसंग बताती है कि वो घोस्ट थी। इसके बाद सनवो पूछता है कि वो कौन थी जिसे वो उस दिन मोटल से अपनी पीठ पर लाया था। बोंगसंग कहती है कि वो भी घोस्ट थी। फिर वो पूछता है कि जो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी वो कौन थी। बोंगसंग का जवाब फिर से वही होता है कि वह भी घोस्ट ही थी। इसके बाद सनवो पूछता है कि अच्छा उस दिन साइकिल चोर को पकड़ने वाली कौन थी। इस पर बोंगसंग कहती है कि वह तो वो खुद थी। सनवो कहता है कि वह मानता है कि वह घोस्ट की तरफ अट्रैक्ट था क्योंकि वो बहुत चार्मिंग थी, लेकिन उसे बोंगसंग भी पसंद है। इसके बाद दोनों वहां से जाने लगते हैं। सनवो पूछता है कि क्या वो वापस रेस्टोरेंट नहीं आएगी। बोंगसंग कहती है कि वो अचानक वहां से चली आई थी इसलिए अभी वापस नहीं जा सकती। बोंगसंग अपने कमरे में लौट आती है। तभी सुने उसके पास आती है और बताती है कि शायद ऑफिसर चोई का यूनी के एक्सीडेंट से कुछ लेना देना है और ये बात उसे ऑफिसर हान ने बताई है। उधर सनवो अपने कमरे में जाकर बोंगसंग को बहुत मिस करता है, इसलिए वो उसे कॉल करता है और उससे बातें करने लगता है। अगली सुबह पजेस्ट कांग फिर से उस ड्रॉअर के पास जाती है, लेकिन देखती है कि ड्रॉअर पहले से खुला हुआ है और उसके अंदर डायरी नहीं है। दरअसल चोई को शक हो गया था कि कोई उसके ड्रॉअर से छेड़छाड़ कर रहा है, इसलिए उसने वह डायरी वहां से हटा दी थी। इसके बाद ऑफिसर हान को उस चिप की रिपोर्ट मिलती है जो एक्सीडेंट साइट से मिली थी और उस पर ऑफिसर चोई के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। हान सनवो को कॉल करके कहता है कि उसे यूनी के एक्सीडेंट के बारे में कुछ जरूरी बताना है और वह चोई को इस बारे में कुछ भी ना बताए। वो उससे तुरंत मिलने को कहता है। हान बहुत दुखी होता है क्योंकि वह चोई को अपना दोस्त मानता था, लेकिन उसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। इधर ऑफिसर हान रेड लाइट पर रुका हुआ था। तभी उसकी गाड़ी में ऑफिसर चोई आ जाता है और उसे देखकर हान घबरा जाता है। उधर सनवो हान को कॉल कर रहा होता है, लेकिन हान कॉल नहीं उठा पाता। दरअसल ऑफिसर चोई हान की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है जिससे हान की मौके पर ही मौत हो जाती है। चोई उस रिपोर्ट को भी जला देता है जिसमें चिप से जुड़ी सारी जानकारी होती है। इसके बाद सनवो हान के फ्यूनल में जाता है जहां उसे चोई मिलता है। चोई उसके सामने ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। तभी सनवो को याद आता है कि हान उसे यूनी के एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन वह चोई को इस बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि हान ने उसे मना किया था। जब सनवो वॉशरूम जाता है तो उसे एक अजीब सी धुन सुनाई देती है जिसे ऑफिसर चोई गुनगुना रहा होता है। इसके बाद सनवो बोंगसंग और सुने से मिलता है।
सुने और बोंगसंग उसे बताती है कि शायद यूनी का एक्सीडेंट चोई ने ही किया था और ये बात हान को पता चल गई थी, इसलिए चोई ने हान को भी मार डाला। वो यह भी कहती है कि शायद सुने को भी चोई ने ही मारा था। इसी बीच सुनी बताती है कि चोई ने वो डायरी कहीं और छुपा दी है, इसलिए उन्हें उसे ढूंढना ही होगा क्योंकि वह एक हार्ड एविडेंस है। आगे हम सनवो को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। वो सोचता है कि आखिर चोई ने यूनी का एक्सीडेंट किया क्यों, जबकि बाद में उसी ने उसे सुसाइड करने से रोका और उससे शादी भी की। सनवो को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वो फिर से फ्यूनल होम जाता है और चोई से कहता है कि वो उस पर कितना भरोसा करता है। चोई जवाब देता है कि वह भी सनवो पर बहुत भरोसा करता है क्योंकि उसके लिए वही उसका परिवार है। उसके बाद सनवो अपने कमरे में आता है और बोंगसंग से मिलता है। वो बहुत उदास होता है, लेकिन बोंगसंग उसे संभालती है और उसका मूड ठीक करने के लिए तरह तरह की बातें करती है। अगले दिन सनवो मॉर्निंग वॉक करते हुए अपने असली घर जाता है और वहां चोई के कमरे में उस डायरी को ढूंढने लगता है। इसी बीच चोई भी घर में आ जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही वो डायरी छुपा देता है और बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। उधर हम बोंगसंग को शिन के पास देखते हैं। बोंगसंग अब शिन के बहुत करीब आ चुकी होती है और उसे अपने पिता की तरह ही मानने लगी होती है। वो शिन से सुने के बारे में पूछती है। शिन कहता है कि काश वो उस रात सुने की कॉल उठा लेते। उसने कॉल की थी, लेकिन फोन की बैटरी लो थी, इसलिए वो कॉल नहीं उठा सके। बाद में उसे एक अजीब सा वॉइस मैसेज मिला जिसमें किसी अजीब आवाज के साथ नंबर डायल होने की आवाज थी। इसके बाद सनवो, बोंगसंग और सुने तीनों शमन के पास जाते हैं। सनवो उसके सामने वह डायरी रखता है। सुने शमन की बॉडी को पजेस कर लेती है ताकि वह मिलकर डायरी को ठीक से समझ सके। डायरी में उन्हें एक नंबर लिखा दिखता है। वो उस वॉइस मैसेज को भी चलाते हैं जो सुने ने अपने पिता को भेजा था, जिसमें नंबर डायल होने की आवाज थी। इन आवाजों से उन्हें पता चलता है कि यह नंबर 535 है। अब उनके पास कुल 7 नंबर हो जाते हैं, लेकिन वह कंफ्यूज होते हैं कि इनका मतलब क्या है। तभी बोंगसंग कहती है कि अगर 5 को कोरियन में पढ़ें तो उनका मतलब ओ होता है। इस तरह पूरा नंबर बनता है 530236 यानी एक गाड़ी का नंबर। ये समझते ही सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद सुनी फिर से ऑफिसर कांग को पजेस करती है और ऑफिस जाकर उस नंबर को सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि ये नंबर ऑफिसर चोई की गाड़ी का ही है। यह देखकर वह शॉक हो जाती है और चुपके से बोंगसंग को कॉल करके बता देती है, लेकिन चोई को इसका पता चल जाता है और वह कांग को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। इसी बीच चोई के पास एक कॉल आती है और उसके फोन पर वही रिंगटोन बजती है जिसे वो उस दिन वॉशरूम में गुनगुना रहा था। वही रिंगटोन उस वॉइस मैसेज में भी थी। उसी पल सुने को सब याद आ जाता है कि चोई ने ही यूनी का एक्सीडेंट किया था और एक्सीडेंट करते वक्त सुने ने उसे देख लिया था। इसी वजह से चोई ने सुने को भी मार दिया था। ये सच्चाई समझ में आते ही सुने कांग की बॉडी से बाहर निकल जाती है और चोई उसे साफ साफ देख लेता है। चोई कहता है कि आखिरकार तू मेरे सामने आ ही गई। अब सुने को सब कुछ याद आ जाता है और वो उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों मारा। चोई जवाब देता है कि उसने उसे एक्सीडेंट करते हुए देख लिया था, इसलिए उसने उसे मार दिया। सुनी कहती है कि अब सबको उसके बारे में पता चलने लगा है और वो अब बच नहीं पाएगा। ये कहकर सुनी वहां से भागने लगती है। चोई उसका पीछा करता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। इसके बाद 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ऑफिसर चोई ड्यूटी पर होता है। तभी उसके पिता, जिन्होंने उसे गोद लिया था, उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि उसे देखकर उनकी बुरी यादें ताजा हो जाती हैं, इसलिए वह दोबारा उसके सामने ना आए। यह सुनकर चोई टूट जाता है और उसके अंदर मौजूद इविल स्पिरिट उस पर हावी होने लगती है। गुस्से और दर्द में वो अपने पिता को मारने जाता है, लेकिन इमोशनल होकर रुक जाता है। इसके बाद वो गाड़ी से वापस जा रहा होता है। बहुत परेशान होता है क्योंकि जिस परिवार ने उसे गोद लिया था उन्होंने भी अपना बेटा होने के बाद उसे घर से निकाल दिया था। तभी अचानक उसकी गाड़ी से किसी की टक्कर हो जाती है। वह बाहर आकर देखता है कि वह यूनी होती है जो बुरी तरह से घायल होती है। तभी उसके अंदर की इविल स्पिरिट पूरी तरह से हावी हो जाती है और वो यूनी के पैरों को गाड़ी से कुचलकर वहां से भाग जाता है। ये सब सुने देख लेती है। सुने इस बारे में ऑफिसर चोई को बताती है क्योंकि वो पुलिस में उसी को सबसे अच्छे से जानती थी। उसे यह नहीं पता होता कि वह एक्सीडेंट चोई नहीं किया था। वो अपनी डायरी में उस गाड़ी का नंबर लिख लेती है। बाद में जब चोई उसके पास जाता है तो वो उसे सब बता देती है और गाड़ी का नंबर भी बता देती है। तभी उसकी नजर चोई की गाड़ी के नंबर पर पड़ती है और उसे सच समझ आ जाता है। वह चोई को कुछ नहीं बताती, बल्कि बहाना बनाकर वहां से भागने लगती है। चोई उसका पीछा करता है, उसे पकड़ लेता है। वह उसके हाथ पैर बांधकर गाड़ी में ले जाता है। किसी तरह सुने अपने पिता को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं उठती। वो उन्हें एक वॉइस मैसेज भेज देती है। इसके बाद चोई उसे अपने घर ले जाकर बाथरूम में डुबोकर मार देता है और उसकी लाश नदी में फेंक देता है। अगले दिन पुलिस को उसकी लाश मिलती है और सब उसे सुसाइड मान लेते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सुने समझ जाती है कि वह इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसका अचानक मर्डर हुआ था, ना कि किसी और वजह से। फिर वो शमन को सब कुछ बताती है। शमन कहती है कि अब उसे खुद का गार्ड बनना होगा क्योंकि उसकी लड़ाई एक इविल स्पिरिट से है। उधर चोई सुने को ढूंढ रहा होता है।
रास्ते में उसे शिन मिलता है जो घर के लिए सामान लेने जा रहा होता है और वह बताता है कि उसके घर पर एक गेस्ट ठहरा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि बोंगसंग सनवो को कॉल करके मिलने को कहती है। वो रेस्टोरेंट से बाहर आती है, तभी कोई उसे पीछे से किडनैप कर लेता है। सनवो बोंगसंग को कॉल करता है लेकिन फोन नहीं लगता। रास्ते में उसे बोंगसंग का जूता मिल जाता है और उसे समझ आ जाता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। वह पुलिस स्टेशन कॉल करके चोई के बारे में पूछता है, लेकिन चोई वहां पर नहीं होता। फिर वो शमन के पास जाता है। शमन उसे चोई की सच्चाई बताती है। उधर यूनी परेशान होती है क्योंकि चोई कॉल नहीं उठा रहा था। तभी उसे याद आता है कि चोई ने अलमारी के ऊपर एक बॉक्स में कुछ छुपाया है। वो बॉक्स खोलती है जिसमें ऑफिसर हान का वॉलेट और फोन मिलता है। उसी समय सनवो वहां पर आ जाता है। यूनी उसे सब दिखाती है, लेकिन सनवो कहता है कि ये शायद हान के केस से जुड़ा एविडेंस होगा। इसके बाद सनवो पुलिस के साथ चोई का फोन ट्रैक करता है, लेकिन पता चलता है कि चोई ने जानबूझकर अपना फोन वहीं छोड़ दिया था। सनवो दोबारा शमन के पास जाता है। शमन अपनी शक्तियों से उसे चोई की लोकेशन बताती है और कहती है कि वो बच्चों वाली एक जगह पर है जो सियोल के पास है। हम देखते हैं कि चोई एक ऑर्फनेज में बच्चों के साथ होता है। पता चलता है कि चोई यहीं पला बढ़ा था और उसका एक कमरा है। उसी कमरे में बोंगसंग को उसने बांध कर रखा है। उधर सनवो आसपास के स्कूल और किंडरगार्टन चेक करता है। सुने भी अपने घोस्ट फ्रेंड को खोज में लगा देती है। एक घोस्ट गर्ल ऑर्फनेज जाती है और वहां पर चोई को देखती है, जो उसे देख सकता है, इसलिए वह उससे डर कर भाग जाती है और सुने को बताती है। उधर बोंगसंग एक बच्चे के घोस्ट से मदद मांगती है, जो उसका फोन उसकी तरफ किक करके पहुंचा देता है। वो किसी तरह से सनवो को कॉल करती है, लेकिन मुंह पर टैप होने की वजह से बोल नहीं पाती। वो सिर्फ इतना बता पाती है कि आसपास रोजमेरी की खुशबू आ रही है। सनवो को रेस्टोरेंट में रोजमेरी का पौधा दिखता है। वर्कर्स बताते हैं कि यह पौधा चोई ने दिया था और उनकी फार्मिंग लोकेशन भी बताते हैं। सनवो को याद आता है कि चोई ऑर्फनेज में पला बढ़ा था। तभी शमन का कॉल आता है और वह उसे ऑर्फनेज बुलाती है। सनवो पुलिस के साथ ऑर्फनेज पहुंचता है। तभी चोई गाड़ी लेकर आता है। पुलिस को देखकर पीछे के रास्ते से बोंगसंग को लेकर भागता है। सनवो उसकी गाड़ी का पीछा करता है। शमन और सुने भी पीछे जाते हैं। रास्ते में बोंगसंग चाकू से चोई पर हमला करती है। गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और बोंगसंग बाहर कूद जाती है। सनवो उसे संभाल लेता है और चोई वहां से भाग निकलता है। शमन और सुने उसका पीछा करते हैं। कुछ दूर जाकर एक सुनसान जगह पर चोई की गाड़ी मिलती है। खून के निशान फॉलो करते हुए एक बिल्डिंग की छत पर वह पहुंचते हैं, जहां चोई मिलता है। वो हमला करता है, लेकिन शमन अपनी शक्तियों से उसकी बॉडी से इविल स्पिरिट बाहर निकाल देती है। चोई को अपनी गलतियों का एहसास होता है और उसे सुने और यूनी के साथ बिताए पल याद आते हैं। तभी इविल स्पिरिट फिर से उसे पोजेस्ट कर लेती है, लेकिन इस बार चोई खुद पर काबू कर लेता है और बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। हम शमन और सुने को देखते हैं। सुने उदास होती है क्योंकि अब उसे मुक्ति मिलने वाली है और वह शमन के साथ नहीं रह पाएगी। शमन भी ये सोचकर इमोशनल हो जाती है। आगे शिन को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि ऑफिसर चोई ने उसका मर्डर किया था। यह सुनकर शिन टूट जाते हैं। उसे लगता है कि वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। वो कितना दर्द सहती रही होगी और वो उसी इंसान को खाना परोसते रहे जिसने उनकी बेटी की जान ली। इसी सदमे में शिन को हार्ट अटैक आ जाता है। इधर बोंगसंग और सनवो उसकी दादी से बात कर रहे होते हैं। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं। सुने को भी अपने पिता के बारे में पता चलता है और वह वहां पर पहुंचती है। डॉक्टर बताते हैं कि शिन गहरे शॉक में है, सिर पर चोट है और उनके पास बहुत कम समय है। ये सुनकर सब टूट जाते हैं। सुने अपने पिता के पास जाकर उनसे माफी मांगती है। वो कहती है कि वह अच्छी बेटी नहीं बन पाई और मरने के बाद भी उन्हें तकलीफ दे रही है। तभी मशीनों की आवाज बदलने लगती है। डॉक्टर शॉक देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। सुने अपने पिता की आत्मा को बाहर जाते देखती है और उनका रास्ता रोक लेती है। वो कहती है कि आप मुंह को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो उसकी शादी करनी है और अपने पोतों को भी देखना है। वो अपने पिता की आत्मा को गले लगाती है और वापस से शरीर में जाने को कहती है। उसी पल शिन को होश आ जाता है और सब खुश हो जाते हैं। शिन होश में कहते हैं कि उसकी बेटी ने उसे वापस भेजा है। चाहे वो सपना हो या सच, उसने अपनी बेटी को फिर से देखा। आगे बोंगसंग और सुने बात करती है। सुने बताती है कि आज ही उसे मुक्ति मिलने वाली है। बोंगसंग कहती है कि शायद यही उसका भाग्य था। सुने की वजह से ही वो सनवो के करीब आई और वो उसकी मर्डर मिस्ट्री सुलझा पाई। सुने कहती है कि वह स्वर्ग में सनवो जैसे इंसान को ढूंढेगी और खुशी से रहेगी। सुने जाने लगती है, लेकिन बोंगसंग उसे रोक कर कहती है कि क्या वो सनवो को गुड बाय नहीं कहेगी। सुने कहती है कि सनवो उसे देख भी नहीं सकता। तब बोंगसंग उसे खुद को पोजेस करने को कहती है। सुने बोंगसंग की बॉडी में जाकर सनवो से मिलती है। वो उसे बताती है कि वह बोंगसंग नहीं बल्कि सुने है और गुड बाय कहने आई है। वो सनवो को थैंक यू कहती है कि उसकी वजह से ही उसने सब कुछ महसूस किया जो जिंदा रहते वह नहीं कर पाई और अब उसे कोई रिग्रेट नहीं है।
सनवो भी उसे थैंक यू कहता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी बहन के एक्सीडेंट की सच्चाई सामने आई। सनवो उसे गले लगाता है और इसके बाद सुने बोंगसंग की बॉडी से निकलकर स्वर्ग चली जाती है। शमन भी इमोशनल होकर उसे गुड बाय कहती है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। एक दिन सनवो को कुकिंग कंपटीशन का जज बनने का ऑफर आता है तो वह मना कर देता है, लेकिन बोंगसंग को उस कंपटीशन में रजिस्टर कर देता है। बोंगसंग डर जाती है। सनवो उसे हौसला देता है और एक खास चाकू गिफ्ट करता है जिस पर दोनों के नाम के पहले अक्षर होते हैं। अब कंपटीशन के दिन सनवो बहुत नर्वस रहता है। बोंगसंग तीसरी पोजीशन हासिल करती है जिससे वह और सनवो दोनों खुश और हैरान होते हैं। रेस्टोरेंट में सब उनका स्वागत करते हैं। तब बोंगसंग को पता चलता है कि थर्ड आने वाले को विदेश में पढ़ने की स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसके बारे में सनवो ने नहीं बताया था। सनवो कहता है कि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वह थर्ड आएगी। वो बोंगसंग को गले लगाता है और कहता है कि वह चाहे तो विदेश जाए, वो उसे रोकेगा नहीं। बोंगसंग कहती है कि वह जाना चाहती है। सनवो भी मान जाता है, भले ही अंदर से दुखी होता है, पर वो उसे एक लॉकेट पहनाता है। 2 साल बाद शमन एक फेमस स्टार शमन बन जाती है। सनवो मिन्सो को अपने रेस्टोरेंट का हेड बना देता है और मॉ के साथ नया रेस्टोरेंट शुरू करता है। युन्नी फूलों की दुकान खोलती है और अब वो साखियों के सहारे चलने लगती है। ऑफिसर चोई मेंटल हॉस्पिटल में होता है। वो जिंदा है लेकिन उसकी याददाश्त चली गई है और शायद यही उसकी सजा है। युन्नी अब उसका ख्याल रखती है और दोनों फिर से रिश्ता बनाने लगते हैं। आखिर में बोंगसंग पढ़ाई पूरी करके अचानक कोरिया लौट आती है। रेस्टोरेंट में सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। वो शिन से पार्ट टाइम जॉब मांगती है, अच्छी सैलरी की शर्त पर, और शिन मान जाता है। फिर वो सनवो से मिलती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अब उनकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो गई थी और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।